हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाल को मुझे पता है तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम आ गया है, तो चलो आज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक की सारी चीजें स्टार्टिंग टू एंड डिटेल में कवर की गई हैं। तो भाई पेन पेपर कॉपी ले लो, कान में ईयरफोन लगा लो, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कुर्सी की पेटी टाइट कर लो। ये आखिरी वीडियो है जो तुम्हें चाहिए पेपर से पहले, और सारी प्रॉब्लम्स में सॉर्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं तीन ऐसी टर्म जो कि आपको इस पूरी पुस्तक के अंदर पढ़नी है। पहली है एंटरप्रेन्योर, दूसरी है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरी है एंटरप्राइज। देखो मतलब बहुत सिंपल है। एंटरप्रेन्योर का मतलब वो व्यक्ति जिसके दिमाग में मौका ढूंढने की इच्छा है, जिसकी खुजली है, जिसको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो उसकी खुजली या वो उसकी क्रिएटिविटी। जब एक आदमी कुछ दिमाग लगाता है, ये भी कर लेते, वैसा भी कर लेते, कुछ बना लेते, कुछ बढ़िया सा, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जहां वो अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ये सारी चीजें करता है। और ये करने के बाद जब उसके सामने एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है तो उसको बोलते हैं उसकी एंटरप्राइज, यानी कि वो कंपनी जिसके अंदर वो प्रोडक्ट बेच रहा है। अब शुरुआत करते हैं हमारे इस एंटरप्रेन्योर से, यानी कि इस बिजनेसमैन से। तो हमारा जो बिजनेसमैन है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी के ख्याल में रहता है, यानी एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। वो ढूंढता रहता है कि बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मुझे मेरे काम की अपॉर्चुनिटी मिले। देखो मार्केट में हजारों तरीके की अपॉर्चुनिटी रोज आपको दिखती है। हर ठेले वाले के पास खड़े हो जाओ, चाय की टपरी पे खड़े हो जाओ, पान की दुकान पे खड़े हो जाओ, लोग बातें करते रहते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। पर उनमें से कौन सी चीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यह पता करना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। सर व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा इकोनॉमिक आइडिया जिसको हम इंप्लीमेंट करके एक बिजनेस एंटरप्राइज खोल भी सके और लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सके, यानी जिसका अच्छा खासा मार्केट हो और एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न यानी कमा के हमें दे दे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई सी भी अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? 5 एलिमेंट है, या जब बोले तो 5 पंचतंत्र है। पहला पंचतंत्र है अश्योर्ड मार्केट स्कोप, यानी आप जिस बारे में सोच रहे हो, जो आपका दिमाग में खुजली आ रही है, जो आइडिया आ रहा है, क्या उसका बाजार मार्केट में अवेलेबल है? जैसे भैया ग्लास का मास्क, इसका बाजार नहीं है, कपड़ा मारो काम खत्म हो गया, यानी स्ट्रिपलाइन जो था उसका मार्केट स्कोप नहीं। दूसरी चीज अगर है तो सेकंड अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, क्या आप इसको बेच के पैसे बना सकते हो, यानी कि 10 रुपए लगा के 20 रुपए में सामान को बेच सकते हो? अगर आपको लगता है बेच सकते हो तो तीसरी चीज ढूंढो कि क्या ये आइडिया जो हम सोच रहे हैं ये प्रैक्टिकल है या बस ख्याली पुलाव है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आइडिया प्रैक्टिकली काम कर जाएगा तो चौथी चीज, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ जाओ? भैया देखो क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर जब काम की बात आती है तो सब पीछे भग जाते हैं। तो अगर आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप अपने दिमाग के इस आइडिया को रियल लाइफ में ला सको तो मतलब मजा ही आ जाए। जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि इस घड़ी पे बटन दबाओ, सामने मेरे पूरा फोन खुल जाए, मैं यूं यूं करके उसको कर दूं और बुरा काम मेरा बढ़िया तरीके से हो जाए, यूं करते ही फोन बंद हो जाए। पर इस आइडिया को एनकैश करने के लिए मेरे अंदर तो क्षमता नहीं है, ना मेरे पास इतना बड़ा टेक है, तो मैं इसको मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मानूंगा। और पांचवा और अंतिम आता है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, कि क्या जो आप सोच रहे हो उसके फ्यूचर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब जो हमने बात करी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, ये कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है, यानी कि हमारे दिमाग में ख्याल कैसे आता है। तो बेसिकली व्हाट आर द स्टेजेस? ये पूरे स्टेजेस आपके इस चैप्टर को डिफाइन करता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉब्लम या वांट। अपॉर्चुनिटी कब आती है? जब कोई प्रॉब्लम होती है, लोग किसी चीज के बारे में परेशान होते हैं या कोई चीज चाह रहे हो। तो एक एंटरप्रेन्योर वाला बंदा या बिजनेसमैन जो है, जिसकी दिमाग जो है वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है, क्रिएटिव माइंड वाला बंदा, वो दूर से देखता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और वाह वाह वाह, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम से उसको दिखती है अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका। वो अपॉर्चुनिटी देखता है, ओके, और उस अपॉर्चुनिटी से उसको आता है एक आइडिया, ऐसा कर सकते हैं, या क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को लगा के वो बनाता है एक प्रोडक्ट या इनोवेशन, और उसको फिर वो एक एंटरप्राइज में बना के लंबे समय तक चेरिश करता रहता है और उससे अपना आगे धंधा बनाता रहता है। तो ये 4-5 स्टेप जो है ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 1 के सार है। इनमें सबसे पहले पकड़ते कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप कैसे अपॉर्चुनिटी को सीख करोगे, यानी कि कैसे देखोगे। पहली चीज तो आपके दिमाग में 3 चीजें होनी चाहिए, आपके पास 3 काबिलियत होनी चाहिए, तब जाके आप अपॉर्चुनिटी को सीख कर पाओगे।
सबसे पहली है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, यानी बेसिकली आपके दिमाग में आइडिया आने चाहिए। अब आइडिया कैसे आते हैं? लोगों की प्रॉब्लम देखो, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई नया बदलाव आ रहा है बाजार में, आपके दिमाग में कोई इनोवेशन है जो मार्केट को खत्म कर सकता है, यानी कि पुराने कॉम्पिटिटर्स को खा सकता है। और चौथा, आपको इनोवेशन कर रहे हो, मार्केट में कुछ है ही नहीं, आप नया बना रहे हो, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए। सबसे पहला आपके अंदर एबिलिटी है। दूसरी चीज आपके अंदर क्या ये एबिलिटी है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल लो, यानी एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे निकालते हैं? किताबों से, सेमिनार से, ट्रेड शो से, कस्टमर से, इनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये भी एबिलिटी है तो क्या आपके अंदर विजन है, क्या आपके अंदर क्रिएटिविटी है कि यहां से एक बिजनेस बनाओ और उस बिजनेस को सिक्योर करो, यानी बचा के अपने दम पे चला सको। अगर ये तीन चीजें आपके दिमाग में है तो वेल एंड गुड है, हम आगे बढ़ सकते हैं। पर आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज। पहले समझो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। सिंपल भाषा में बोले तो हमारा बिजनेस जो इर्द गिर्द सारी चीजों के अंदर चलता है, ऑल द कंपोनेंट्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि वो एनवायरनमेंट स्कैनिंग करे, यानी उस एनवायरनमेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग रखे और उसको मॉनिटर करता रहे, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, और महकम हो रहा है, अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा, चलो धंधा करने चलते हैं। तो वो एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग से उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, उसे आइडेंटिफाई करने में मदद आता है कि आने वाले समय में क्या आने वाला है, यानी कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिससे वो उससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी सबसे पहले भाग के जाके वहां खड़ा हो जाए, ये काम वो एनवायरनमेंट स्कैनिंग से कर सकता है। आने वाले समय के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना, ये सब हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग से कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर पहले से आइडिया लग जाएगा कि बाजार किस तरफ जा रहा है, तो हम बहुत बेहतर तरीके से पॉलिसी बना लेंगे, अपनी परफॉर्मेंस सुधार लेंगे, और हमें पता है कि आने वाले समय में प्रॉब्लम होने वाली है, तो अपन रिसोर्सेस को टैप कर लेंगे, यानी कि रख लेंगे, भैया बाद के लिए संभाल के रखो। इसके साथ साथ अगर मुझे पता लग रहा है कि बाजार में है ना ट्रेंड बदल रहा है, क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहा है, तो मैं फटाक से वहां पर जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं रैपिड चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाऊंगा, और साथ साथ में मेरी गुडविल भी बढ़ जाएगी। यार क्या आदमी है, हर जगह मिल जाता है ना, कितनी बढ़िया सी बात। अब अगर इस बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक, या सिंपल भाषा में बोले तो एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब बेसिकली छोटा एनवायरनमेंट जो सिर्फ आप ही को अफेक्ट कर रहा है, जैसे सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, ठीक है, जनरल पब्लिक हो गए, जो डायरेक्टली आप ही के बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम सुधार सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करके। दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि बड़ा एनवायरनमेंट जिसको आप नहीं सुधार सकते, जिसके हिसाब से आपको सुधरना पड़ेगा, जिसमें आते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी सरकार के द्वारा लाई गई चीजें, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट का रूल और बाकी सारी चीजें। दूसरा आता है इकोनॉमिकल, यानी कि भारत की इनकम कितनी है, महंगाई कितनी हो रही है, बिजनेस साइकिल कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, जीडीपी कितना हो रहा है, ये सारी चीजें। तीसरा आता है सोशल, यानी कि लोगों का लाइफस्टाइल कितना है, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, जैसे बेसिकली भारत के लोग अब ब्रांड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये एटीट्यूड चेंजेस है, ये आपका सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। चौथा होता है टेक्नोलॉजिकल, कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी अडेप्ट हो रही है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपनी चरम सीमा पे जाता जा रहा है, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप उसको अडेप्ट करेंगे, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। पांचवा होता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब मिनिमम एनवायरनमेंट डैमेज करते हुए हम कितने गुड्स बना सकते हैं, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। और चौथा आता है भैया लीगल, यानी कि कानून। अब आपने इन सबकी जानकारी रख ली, तो चलो शुरुआत करते धंधा बनाते हैं। जो अपन ने 4-5 स्टेप करे थे ना, उसमें अपॉर्चुनिटी तो अपन ने समझ ली, थोड़ा सा पहले आते हैं प्रॉब्लम से। अब प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो रोड ब्लॉक। आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में पत्थर पड़ा हुआ है, सब सोचेंगे कि भैया उगाल के चले जाते हैं, निकल के चले जाते हैं। बिजनेसमैन बोलेगा इस पत्थर से रोड बना देते हैं और यहाँ पे टोल टैक्स लगाने लग जाते हैं। तो बेसिकली रोड ब्लॉक से बिजनेसमैन को एक आइडिया आता है कि वो क्रिएटिव हो, नया प्रोडक्ट बाजार में लाएगा, नया एम्प्लॉयमेंट करेगा, नेशनल इनकम बनाएगा या फिर प्रॉफिट कमाएगा। एंड बिजनेसमैन प्रॉब्लम से प्रॉफिट के बारे में सोचता है, प्रॉब्लम से भागने के बारे में कभी भी नहीं सोचता। जैसे अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सब सोच रहे थे भैया खाना बनाना मुश्किल है, खाना बनाना मुश्किल है, कौन सारे सामान लेके खाना बनाएगा। बिजनेसमैन ने कहा टेंशन नहीं है, हम इंस्टेंट नूडल बना देते हैं, इंस्टेंट रेडीमेड पैकेट फूड बनाते हैं, लाइए ओवन में गर्म कीजिए और खाना खा लीजिए, मजा ही आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन जो बिजनेसमैन देता है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आपको दिख गई कि यार 12वीं को एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, कोई इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। तो अगला आता है आपका आइडिया जनरेशन, कि मैं क्या कर सकता हूं। बेसिकली आइडिया जनरेशन एक क्रिएटिंग, डेवलपिंग और कम्युनिकेटिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट जो दिमाग में है उसको रियलिटी में लाते हैं।
अभी आइडिया आपके पास कैसे आएगा? आइडिया आने की बहुत सारी आइडिया फील्ड्स होती हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से आइडिया है, जैसे मेरे दिमाग में भैया पेड़ पौधे देख के आइडिया, इनको काट के लकड़ी बना के बेचा जा सकता है, और ये जो फूल है, फ्रूट है, उनको लाएंगे, ब्लेंड करेंगे और बॉटल के जूस बना के बेच देंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज से आपको आइडिया आ सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो बाजार में है, भैया एंटरप्रेन्योरशिप की बुक जो है वो इतनी मोटी है, इसको पतला करते हैं, हेल्प बुक बनाते हैं, बाजार बहुत सॉलिड चलेगा, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मार्केट कहां जा रहा है, यहां से भी आपको आइडिया आ जाता है, और यार ये तो सब लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, चलो अपन भी जाके वहां दुकान लगा लेते हैं। चौथा आता है ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको दिख रहा है कि नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहे हैं, ई कॉमर्स आ रहा है, क्विक कॉमर्स आ रहा है, तो अपन उसकी तरफ जाएंगे, वहां से भी हमें आइडियाज आ सकते हैं। और सर कहां से आ सकते हैं? और है अपना सर्विस सेक्टर, कि भैया हॉस्पिटैलिटी में काम कर सकते हैं, आईटी में काम कर सकते हैं, रिपेयरिंग में काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो कि आपने खुद के दिमाग से कुछ बना दिया, जैसे भैया सैम ऑल्टमैन की टीम ने चैट जीपीटी बना दिया, बिल गेट्स जी ने मैक ओएस बना दिया, सैम वॉल्टमैन नाम के व्यक्ति ने वॉलमार्ट बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टोर है ना वो कहलाता है। अब ये आपका आइडिया है। अब इस आइडिया पे आप क्या करोगे? अपनी नॉलेज लगाओगे, अपना स्किल लगाओगे, अपनी कॉम्पिटेंसी लगाओगे, अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे, और स्ट्रेटेजिकली ये सोचोगे कि मैं इससे क्या कर सकता हूं, ताकि एक बेहतरीन सा बिजनेस डेवलप हो जाए। यानी कि आप आपका अगला काम है अपने दिमाग में काफी सारी चीजें सोचना, जैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो प्रॉब्लम मेरे सामने है उसके लिए मैं कैसा प्रोडक्ट बना सकता हूं, उसके क्या क्या यूज केस हो सकते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, मुझे बड़े स्केल पे काम करना चाहिए, छोटे स्केल पे करना चाहिए, अच्छा मैं कॉस्ट कितनी रख सकता हूं ताकि काम बहुत बढ़िया हो जाए, और साथ साथ में बाजार वाले लोग जो है वो क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे जानकारी रखनी पड़ेगी। बाजार का ट्रेंड, डिमांड, सप्लाई वहां जा रही है नहीं जा रही। पता लगा मैंने एक सामान बना दिया और लोग तो वहां आ ही नहीं रहे, अबे तू तो पुराना है, चल भाग गया यहां से, ठीक है। और साथ साथ में टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए सामान बनाने को, ये देखना, और इससे मैं कितना प्रॉफिट अंदाजन कमा सकता हूं ये सोचना। तो बेसिकली बिजनेसमैन जो है ये सारी चीजें अपने दिमाग में उस आइडिया को लेकर सोचता है। अब उसने एक बार सोच लिया, अब सोचने के बाद भैया बाजार में जाइए और देखो जो आपने सोचा है क्या वो रियल लाइफ में पॉसिबल है। मैंने कहा बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक बनाते हैं, ये हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक, तो इस हेल्प बुक का हमने सोचा भैया 20 रुपए में बेच देंगे। बाजार में गए तो पता लगा कि भैया कॉस्टिंग ही 150 रुपए आ जाएगी, तो 20 रुपए में बेचना पॉसिबल नहीं है। तो अगला काम है आपका मार्केट में जाके असेसमेंट करना। किस चीज के असेसमेंट? जैसे डिमांड असेसमेंट, कि मार्केट का कितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से मेरे को ऑर्डर देना पड़ेगा, सप्लाई असेसमेंट, कंपटीशन असेसमेंट, कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कॉस्ट एंड प्राइस असेसमेंट, कि भाई कितना कॉस्ट रख सकते हैं, कितना प्राइस रख सकते हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स कितना प्राइस रख रहे हैं, मेरे को इनोवेशन कितना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट इनोवेशन, क्या क्या बदलाव बाजार में आ रहे हैं। अब ये सब बाजार में देखने के बाद मेरे दिमाग में आता है ट्रेंड की स्पॉटिंग करना। ट्रेंड स्पॉटिंग का मतलब है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, ताकि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो ट्रेंड के हिसाब से ओके हो, और वो जब बन के तैयार हो तो बाजार उसके लिए तैयार हो, यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब बेसिकली ट्रेंड स्पॉटर नाम के लोग होते हैं जो भविष्य की आगे गणना कर लेते हैं, पर वो बहुत महंगे होते हैं। तो आप खुद भी ट्रेंड की स्पॉटिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले रीड ट्रेंड करो, यानी बेसिकली न्यूज पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, लीडर्स को देखिए, उनकी बातें सुनिए, इससे हो सकता है। टॉक करिए, यानी कि सेमिनार्स में जाइए, उन लोगों से बात कीजिए, ट्रेड एसोसिएशन से, कस्टमर से एंगेज होइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इससे काम हो सकता है। वॉच करके भी आप ट्रेंड पता लगा सकते हो, कस्टमर क्या कर रहा है। जैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हम देखते हैं कि बच्चों को क्या परेशानी आ रही है, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मतलब आपने इतनी सारी चीजें देखी तो बैठ के सोचिए, हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आपकी सोच सही है तो बधाई हो, आपने ट्रेंड पकड़ लिया है। अब देखो क्या सिर्फ ट्रेंड पकड़ने से काम नहीं होता। आपने ट्रेंड पकड़ लिया, सोच साच लिया, अब आ जाते हैं अपन क्रिएटिव प्रोसेस पे, यानी कि सामान को बनाने पे। आइडिया है, ट्रेंड है, मार्केट सब समझ लिया, अब सामान बनाते हैं। अब सामान बनाना यानी कि थोड़ा सा क्रिएटिव होना, ये बहुत बेहतरीन काम भी है और उतना ही हेक्टिक भी है। जब क्रिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 स्पेसिफिकली स्टेप आते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला आइडिया जर्मिनेशन, यानी कि सीडिंग स्टेज, एक ऐसे स्टेज जहां पर हम उस अपॉर्चुनिटी को वापस से अपने दिमाग में लाते हैं। यार क्या सोचा था, क्या होता है जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं तो कोर आइडिया को छोड़ देते हैं। तो आइडिया जर्मिनेशन मतलब वापस से देखो हमने क्या सोचा था, क्या प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, आप उस पर आ गए। उसके बाद आप प्रिपरेशन कीजिए, रिसर्च करिए, एक्सप्लोर करो, वापस से देखो कि क्या क्या हो रहा है, उसको सब एक टेबल पे लेके आओ। ये कर लिया तो अब तीसरा फेज है इंक्यूबेशन, यानी ट्रांजिशन फेजेस को बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। यानी कि चुपचाप बैठो, आंख बंद करो, यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हम एंटरप्रेन्योरशिप की एक हेल्प बुक बना देंगे जिससे हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, तो वो कितने खुश होंगे। आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हो, और ये सबकॉन्शियसली सोचना इसलिए जरूरी है ताकि आप कस्टमर की फील को पकड़ सको। ये करने के बाद अगला आता है आपका इल्यूमिनेशन, यानी कि एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल फंड
प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, यानी कि फंड का जुगाड़ कर लो, रॉ मटेरियल लाओ, पॉलिसी बनाओ और उनको लगाना शुरू करो। और जब ये लगा देंगे तो अगला पांचवा और आखिरी स्टेप आता है वेरिफिकेशन यानी टेस्टिंग स्टेज। सिंपल भाषा में बोले तो प्रोटोटाइप स्टेज होता है, जहां पर आप बेसिकली अपने आइडिया की फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। कुछ बच्चों को दिखाओ, वो पसंद करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों ने पसंद कर लिया तो चलो सामान बनाना शुरू करते हैं, यानी कि फाइनल स्टेज आता है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब है एक ऐसा स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जिसके अंदर हम आइडिया को फाइनली कमर्शियल यूज मतलब बेचने के हिसाब से रेडी कर लेते हैं। अब जो इनोवेशन का प्रोसेस है, इसमें आपको 2-3 चीजें दिमाग में बिठानी है। सबसे पहला एनालिटिकल प्लानिंग, यानी कि आपको ये देखना है जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, उसकी क्या क्या डिजाइन होगी, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज होंगे। जैसे थोड़ी सी किताब पतली होनी चाहिए, नोट्स बिल्कुल शानदार होने चाहिए, काम की बातें होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए और इजी वे में आंसर राइटिंग होनी चाहिए। ये करने के बाद रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भैया फंड वगैरह ले लो और सामान को प्रोडक्शन में लगा दो। ये करने के साथ साथ अगला स्टेप इंप्लीमेंटेशन, बनाना शुरू करो फटाफट। अब जब सामान बन के आपके पास आ गया तो चौथा कमर्शियल एप्लीकेशन, यानी कस्टमर को वो वैल्यू आपने डिलीवर करी है क्या, कस्टमर को रिवॉर्ड किया है क्या, इंप्लॉइज को रिवॉर्ड किया है क्या, और अल्टीमेटली बिक गया ना, पैसा गिन लो, यानी कि अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर लो। ये सारे काम आप कर रहे हैं तो बधाई हो, आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। ठीक है जी, तो बालको ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से यहां हो जाता है समाप्त। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज की। देखो एक्टिविटी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के लिए की गई है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सचेंज हो गया या कुछ बेचना करना हो गया। दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन की जाती है। आपने किसी की मदद कर दी, किसी को रोड क्रॉस करा दिया, अपनी माता जी की मदद कर दी, या देश के प्रति आपकी बेहतरीन भावनाएं, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आता है। बिजनेस में हमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़नी है, जो कि 3 प्रकार की होती है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, जो कि आपको कमा के भी दे और साथ साथ में आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रूल्स के अंदर काम कर रहे होंगे। वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कि आपको एज अ मेंबर अपॉइंट करती है। जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो बेसिकली ICAI के अंदर आप काम करेंगे। अगर आप लॉयर हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको गवर्न करेगी। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो कहीं पे काम करना, एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर एक इंडिविजुअल वर्कर यानी कि एम्प्लॉय किसी और के लिए रेगुलरली काम कर रहा है, जो कि उसका एम्प्लॉयर है और बदले में उसको वेजेस या सैलरी मिल रहा है। अच्छा, इन दोनों के अपोजिट तीसरा जो कि हमारे लिए बहुत काम का है वो है बिजनेस। तो भैया बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोग लगातार रेगुलर बेसिस पे लगे हुए हैं इन द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ताकि वो अच्छा खासा मोटा पैसा जो है बना पाए। अब जब बिजनेस की बात निकली है तो चलो बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि भैया बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी पैसे कमाने के लिए की जाती है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंस होना जरूरी है। कोई एक व्यक्ति तो होगा जो कि ये चीजें स्टार्ट कर रहा है। इसके अंदर या तो हम प्रोडक्शन करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी या तो सामान बनाएंगे या कहीं से खरीद के लाएंगे, काय के लिए, या तो सेल करने के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए। बिजनेस करना रेगुलर बेसिस का काम है। एक बार प्रॉफिट में सामान बेचना बिजनेस नहीं कहलाता, रेगुलर बेसिस पे होना जरूरी है। और बिजनेस का एक इंटरनल कीड़ा है अनसर्टेनिटी, यानी हमें नहीं पता है कि भैया भविष्य में क्या होने वाला है। अब क्योंकि नहीं पता है इसलिए रिस्क है, वो है ना, रिस्क है तो इसके है, यहां पर एलिमेंट ऑफ रिस्क आता ही आता है। और बिजनेस के अंदर हम बेसिकली एक यूटिलिटी बना रहे हैं, यानी कि किसी को सेटिस्फाई करने का साधन बना रहे हैं। अगर बात करें कि ये जो बिजनेस है इसको करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना पाएंगे, तो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, पब्लिक, प्राइवेट या फिर ज्वाइंट। देखो पब्लिक का मतलब होता है जिसमें सरकार की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, ज्वाइंट मतलब दोनों का मिक्स। आपकी जो तीसरा है वो काम का है, जो कि है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मालिक जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। अब अगर आप एक प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली कई प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। आइदर आप खुद चालू करेंगे जिनको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, कुछ लोगों के साथ चालू करेंगे जैसे पार्टनरशिप,
भैया कंपनी बना लेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, अपने पूर्वजों की धरोहर को आगे लेके जाएंगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और साथ में मिलकर सबका फायदा करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वन मैन आर्मी। एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सारा का सारा काम चलाना, मैनेज करना, संभालना, प्रॉफिट लेना, लॉस संभालना, ये सब कुछ एक ही व्यक्ति कर रहा है। जैसे मान लो आपके पड़ोस की दुकान वाला आदमी, वो इकलौता ही सब कुछ कर रहा है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान। अगर बात करें फायदों की तो सबसे पहला फायदा भाई इंडिविजुअल ओनरशिप है, खुद मजा लेगा। जब इच्छा करेगी दुकान खुल जाएगी, जब इच्छा करेगी दुकान बंद हो जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मैं ही बिजनेस हूं और बिजनेस ही मैं हूं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है भैया, किसी का पैसा लेके भागा तो जूते पड़ जाएंगे। भाई सोल बेनिफिशियरी है, जितना भी प्रॉफिट होगा सब मेरा होगा। अच्छा एक चीज और है कि फाइनेंस करने का भी जुगाड़ आप ही की जेब में रहेगा, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से ही काम चलेगा। दूसरे प्रकार के होते हैं पार्टनरशिप, यानी कि अब एक व्यक्ति के पास पैसे की थोड़ी कमी पड़ गई तो 2-3-4 लोग आए, मिले, दोस्ती यारी के अंदर बिजनेस हो गया शुरू। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनती है, और ये एक रिलेशन है बिटवीन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कहते हैं कि भैया धंधे का प्रॉफिट हम आपस में बांट लेंगे और हम ऐसे काम करेंगे कि एक आदमी सबके लिए काम कर सकता है और सब भी किसी एक के लिए काम कर सकते हैं, यानी एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल एक्टिंग फॉर ऑल। अब बेसिकली बात करें भाई पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक की, तो देखो सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर आपने कहीं से लोन लिया तो सब जूते खाएंगे। अच्छा यहां पर जो है ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब मैं एज अ प्रिंसिपल भी हूं और एक एजेंट भी हूं, यानी कि मैं कंपनी का मालिक भी हूं और कंपनी को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं। ये म्यूचुअल एजेंसी सब साथ में लेके एक ही गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अच्छा यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि सब सबका भला करने के लिए काम करते हैं, कोई किसी को चोरी चकारी के लिए नहीं कर रहा है। यहां पर एक प्रॉब्लम है कि आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं है कि चल आज मेरी जगह तू काम बन जा। अगर पार्टनरशिप की एक प्रॉब्लम बताएं तो भाई कंटिन्यूटी है, कोई भी एक पार्टनर मरा, कोई गया, कोई चला गया, कोई आ गया, तो पार्टनरशिप वहां पर खत्म हो जाती है और वापस से इन लोगों को सब कुछ शुरू करना पड़ता है। अगर बात करें पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन तो बेसिकली ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो करा सकते हैं, नहीं चाहे तो मत कराइए। बट अगर आप कराते हैं तो फिर आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। भैया ये डीड क्या है? डीड का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सब कुछ बताया जाता है, कितने मालिक हैं, कौन कितना इंटरेस्ट लेगा, कौन कितना सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा। अगर आप डीड बनाते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बनाते ना और कोई लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट बोलेगा देखो साइड हो जाओ, हम बात नहीं करेंगे। और अगर बात करेंगे भी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की किताब लेके आइए, उसमें जो जो लिखा है हम सिर्फ वो ही कर रहे होंगे। तो डीड आप बना लो तो बेहतर है, नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब भैया बहुत बड़ी कंपनी, हमारे को हजारों करोड़ रुपए चाहिए तो 2-4 लोग तो इकट्ठे कर नहीं सकते, तो यहां पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुलती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है, और जिसके अंदर अगर आपको मालिक बनना है तो आपको उसके शेयर खरीदने पड़ेंगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आप जानते हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, वो सारी की सारी जॉइंट स्टॉक कंपनी ही है, यानी कि एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन जो बहुत सारे इंडिविजुअलों ने इकट्ठी करके बनाई है, जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उनके पास जो कैपिटल है वो शेयर्स में है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप उतने हिस्से के उसके मालिक बन गए हैं। अच्छा एक बात करें कंपनी की तो बेसिकली कॉमन सील के अंदर काम करती है, यानी कि अंबानी जी निबट भी जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, अगला कोई व्यक्ति जो है वो चेयरपर्सन बन जाएगा। अगर इसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो भैया सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती, साथ साथ में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्री एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसका खुद का पैन कार्ड भी होता है। जी हाँ, हमारी कंपनी इंडेक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का भी पैन कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यहां पर कॉमन सील के अंदर सब कुछ चलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा मिल जाता है। मतलब भैया मैंने कुछ नहीं किया, भले ही मैं मालिक हूं, कंपनी से पूछो उसने किया है, अच्छा वहां पे भी मैं ही मिलूंगा तुमको, पर कोई बात नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यहां पर लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। आपको कितना लॉस हो सकता है भाई? जितने आपके शेयर की वैल्यू है उतना आपका लॉस हो सकता है। अगर मेंबर्स की बात करें तो बेसिकली दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 ही मेंबर होते हैं, मैक्सिमम बात करें तो 50 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते और बेसिकली पब्लिक के पैसा नहीं ले सकते। यहां पर कम से कम 1 लाख रुपए लगा के तो कंपनी शुरू करनी पड़ती है और आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है कंपनी के आगे लगाना पड़ता है, जैसे मैंने बोला ना इंडेक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो बेसिकली कम से कम 7 मेंबर इसके अंदर होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, करोड़ों। रिलायंस प्राइवेट नहीं है, पब्लिक हो चुकी है, ठीक है। यहां पर कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी शेयर बेच सकता है। पब्लिक से पैसा मांगा जाता है, कम से कम 5 लाख रुपए लगा के तो शुरू है। खैर ये तो कहने की बात है, बहुत बड़ी होती कंपनियां। यहां पर प्राइवेट लिमिटेड नहीं,
लिमिटेड वर्ड जो है यूज किया जाता है। इन कंपनीज को वाइंड अप करना इतना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल है, लॉ के थ्रू ही ये वाइंड अप होती है। और क्योंकि बहुत सारा पैसा है तो बनाना और चलाना ये दोनों बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सब मैनेज करते हैं और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आप एक हिंदू फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पुराने धंधे थोड़े 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 देर से चलते आ रहे होंगे। ये सबसे पुराना है। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यानी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपका पुराना धंधा आप कैरी फॉरवर्ड प्रोबेबली कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो बिजनेस है इसके अंदर आपकी एंसेस्टर यानी पुरानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो बिजनेस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एटलीस्ट 3 जनरेशन तो उस बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। मतलब दादाजी ने शुरू किया था, पिताजी ने संभाला और हम चला रहे हैं। ये जो है बेसिकली 2 प्रकार के लोग इसके अंदर माने जाते हैं। यहां पर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको बोलते हैं कर्ता, यानी कि मैं ही सब चलाऊंगा। और दूसरा तो को पार्टनर यानी कि छोटे भाई वगैरह या जो बच्चे हैं वो सब को पार्टनर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि चलाने वाले। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो भैया फैमिली है तो कम से कम 2 लोग तो मियां बीवी तो होने ही चाहिए ना। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसलिए हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न की जाती है। मैनेजमेंट जो है वो बड़े भैया जो है वो करता वही कर लेते हैं, हम तो बस जो वो कहते हैं हम संभाल लेते हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो भैया कर्ता जी की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, उनको तो जूते पड़ जाएंगे। हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। बात करें माइनर तो माइनर भी मेंबर हो जाता है। मैं पैदा हो गया भाई, मैं मेंबर बन गया, हाँ ये अलग बात है कि बिजनेस नहीं है। चलो अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो बेसिकली बहुत लंबा चलता है। अगर बड़े जी निबड़ गए तो उनके छोटे भाई जो है वो कर्ता बन जाएंगे, वो निबड़ गए तो उनके छोटे भाई, वो निबड़ गए तो उनके छोटे भाई। अब भाई है या बहन है तो बेसिकली यहां पर नो नहीं चल जाता है आजकल। तो अगर बात करें कि कैसे चलना है या प्रॉपर्टी में आपको अधिकार कैसे मिलेगा तो बेसिकली 2 कानून है यहां पर। एक कहलाता है दया भागा, दूसरा कहलाता है मिताक्षरा। दया भागा का मतलब है ये बेसिकली बंगाल और आसाम साइड ही चलता है। इसका मतलब है कि जब पिताजी मरेंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में, उससे पहले नहीं मिलेगा। जबकि मिताक्षरा कहता है कि अगर आप जन्म ले लिए हैं तो आपका इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर राइट है, अधिकार है। मिताक्षरा बाकी पूरे भारत के अंदर चलता है। अगला होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के तहत चलता है। ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, बोले कि यार हम एक काम करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जब भी सामान मंगाएंगे महीने का तो इकट्ठे पैसे लेंगे और एक होलसेलर के पास चले जाएंगे। बस यही है तुम्हारी कोऑपरेटिव। थोड़े बड़े स्केल पे चले जाओगे तो ये हो गया तुम्हारा काम। यहां पर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई जाती है जहां पर सब अपना अपना फायदा और सबका इकट्ठा फायदा कर रहे हैं। एटलीस्ट 10 मेंबर इसके अंदर होने चाहिए। कैपिटल मेंबर्स के थ्रू ली जाती है। इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है। आपने देखा होगा आपके एरिया के आसपास कोई कैंटीन टाइप का कुछ होता है जहां पर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के लोग वहीं से जाके सामान खरीदते हैं। ठीक है, ये जुड़ते इसलिए ताकि मिडिलमैन को ये हटा दे। अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहो तो मेंबर बन जाओ, पैसे दो, और नहीं चाहो तो हट जाइए। ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, यानी कि इसकी कमेटी बनती है जिसके अंदर 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम चलता है। हर बार चुनाव होते हैं, जो जीतता है वो भैया हेड बन जाता है। अगर इसका मेन काम बात करें तो सर्विस मोटिव है। ये पैसे कमाने के लिए ज्यादा नहीं बनते, बस जो मेंबर है उनका फायदा हो जाएगा, काम चल जाएगा। इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस अलग से मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ठकाक ऐसा थप्पा लगता है। लाइबिलिटी यहां पर सबकी लिमिटेड होती है। आपने जितना पैसा दिया है वही आपकी लाइबिलिटी है। अगर कोई सरप्लस बाय डिफॉल्ट निकल कर आ जाता है तो वो मेंबर्स के बीच में बढ़ जाता है। अब ये सारे बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस खोलना पड़ेगा ना, और बिजनेस खोलने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बिजनेस का पूरा चक्का पक्का प्लान। अब बिजनेस प्लान का मतलब क्या होता है? देखो बिजनेस प्लान का मतलब एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनाता है, जिससे उसका विजन, उसका गोल, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और वो कहां तक जाना चाहता है इसके बारे में और कैसे उसको मैनेज करेगा, ये सब कुछ लिखा होता है। देखो बिजनेस प्लान के अंदर हर प्रकार का प्लान होता है। उसका मार्केटिंग, उसका फाइनेंस, उसका ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सब कुछ मेरे बिजनेस प्लान के अंदर होता है। अब बिजनेस प्लान की जरूरत क्यों है? देखो बिजनेस प्लान इसलिए चाहिए कि जो लोग भी मेरे बिजनेस से जुड़ने वाले हैं उनको पता होगा कि हम किस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। यानी ऑल दोस पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच विद माय एंटरप्राइज नीड दैट बिजनेस प्लान। ये उन लोगों को डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करता है, ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, ये साथ साथ में आपके लिए रोड मैप का काम करेगा कि आपको कहां तक जाना है, आपने क्या सोच रखा था, आपके रिस्क अवॉइड करता है क्योंकि आप पहले से ही सब चीजों को क्लियर करके रखते हो, आपको क्लैरिटी देता है और साथ साथ में सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन में मदद करता है। यानी कि मैंने जो सोचा था देख आज मैंने पा लिया।
जो सोचा था वो मैंने पा लिया। पर सर ये बिजनेस प्लान दिखता कैसा है? देखो बिजनेस प्लान का वैसे तो कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है या कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, पर जैसा भी आप बना रहे होंगे वो बिजनेस प्लान के 3-4 फॉर्मेट आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब 3-4 वैरायटी के बनाने पड़ेंगे। यानी एक ही प्लान को 3-4 अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला आता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है कि आप 3 मिनट की समरी बता रहे हो, इन शॉर्ट एक टीजर बता रहे हो। शार्क टैंक देखा है ना, तो वहां जाके वो जो ज्ञान देते ना, वो एलिवेटर पिच ही है कि भैया मेरा बिजनेस ऐसा है। दूसरा होता है कि आप ऐसे नहीं बताना चाहते तो दूसरा तरीका है कि आप पिच डेस्क यानी कि एक पीपीटी ले जाओ और सामने जाके बता दो। तीसरा तरीका होता है कि आप रिटर्न पीपीटी किसी को मेल कर दो अपने स्टेक होल्डर्स को, देखो हम ये करना चाहते हैं, वो देख लेंगे अपने हिसाब से। चौथा तरीका होता है इंटरनल ऑपरेशन प्लान, यानी मैनेजमेंट को लेके कोई बिजनेस प्लान है तो वो आप उनको दिखा दीजिए। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस प्लान का कोई स्टैंडर्ड आउटलेट तो होता नहीं है, पर अगर जनरली बात करें कि भाई कैसा दिखता है, तो इनमें कई सारे पेजेस होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कवर पेज। अब कवर पेज पे होती है जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे एंटरप्रेन्योर अगर मैं हूं, मेरा बिजनेस है, तो मेरा बायोडेटा क्या है, भाई किस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, पहले मैं कहां करता था, कहां मैं रहता हूं, कहां मैं खाता हूं, कहां मैं पीता हूं, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, रजिस्ट्रेशन हो गया नहीं हुआ है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। अगला पेज खोल के देखेंगे तो उसमें बिजनेस की डिटेल होती है, यानी सिंपल भाषा में मिशन स्टेटमेंट, कि हम जो है वो कहां जाना चाहते हैं। ये सिंपल भाषा में आपका बिजनेस जो है वो कहां पर है, उसके पास कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना रॉ मटेरियल है, कितनी लेबर है, कितनी यूटिलिटी है, कितना पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। और साथ साथ में हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी लिखा होता है। तीसरा पेज खोलोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्शन का प्लान, कि भैया क्या बना रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका प्लांट कितना बड़ा है, उसका लेआउट कितना है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है, फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, ये प्रोडक्शन प्लान के अंदर लिखा हो। चौथा होता है इसके अंदर ऑपरेशन प्लान, यानी सिंपल भाषा में आपने जो प्लान बनाया है वो काम कैसे कर रहा होगा, यानी रूटिंग कैसे होगी, शेड्यूल कैसे होगा, कितना समय आपको सामान बनाने में चाहिए, कितने डेट पे आप उसको लाइव कर सकते हो, इंस्पेक्शन कैसे हो रहा है, शिपिंग कैसे हो रही है, फॉलो अप कैसे लिया जा रहा है, ये सब आप उसके अंदर बता दो। इसके बाद अगला पेज खोलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान मिलता है, मतलब बेसिकली हमारा जो वेंचर है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन किसके ऊपर बैठता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है, कितने मेंबर्स हैं, मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसे काम चलेगा, पेमेंट कैसे किया जाता है, वोटिंग राइट किसके पास है, ये सब उसके अंदर बताया जाता है। अगला होता है फाइनेंशियल प्लान, यानी कि सिंपल भाषा में भैया पैसा कितना है, कहां से चाहिए, कहां आएगा, कॉस्ट कितनी है, कैश फ्लो कितना है, पूरा का पूरा प्लान पैसे से रिलेटेड उसके अगले पेज पे होता है। इसके बाद आता है मैन पावर प्लानिंग, यानी सिंपल भाषा में कितने लोग आपको चाहिए, कितने लोग आपके पास है, इन लोगों को सिलेक्ट कैसे करते हो और काम कैसे चल रहा होता है। और इसके बाद फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्लान, यानी कि भैया प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बेचोगे, दूसरों से बेहतर क्या बेचोगे, कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा, ताकि खूब बिकेगा। देखो सिंपल भाषा में अगर आपको मार्केटिंग का प्लान बनाना है ना, तो कुछ स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहला बिजनेस की सिचुएशन एनालाइज करो, यानी अभी हम कहां पर हैं। उसके बाद देखो टारगेट मार्केट क्या है, यानी कौन कौन है जो हमारा सामान ले सकता है। यह पता करने के बाद तीसरी चीज स्वॉट एनालाइज करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, हमारी क्या ताकत है, हम कहां बेच सकते हैं और क्या कमी है, भैया चुपके चुपके रहना है। उसके बाद एक गोल एस्टेब्लिश करो कि कहां तक हमें पहुंचना है, उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस कैसा होगा, प्लेस क्या है, प्रमोशन कहां कहां करेंगे, एंड फाइनली सब करने के बाद काम शुरू करो भैया। और क्या करना है, यानी इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। इसके अगले पन्ने में होता है असेसमेंट ऑफ रिस्क, क्या क्या पोटेंशियल रिस्क होता है, बेस्ट सिनेरियो क्या है, वर्स्ट सिनेरियो क्या है, और उसके बाद अगर कुछ रह जाता तो अगले पन्ने में डाल देना, यानी कि मिसलिनियस, यानी कस्टमर ने क्या बोला था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलते हैं, प्राइस लिस्ट वगैरह कुछ रह गया तो उसमें डाल देना। ठीक है जी। सो बालकों ये आपका चैप्टर यहां पर हो गया है समाप्त। में बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो मार्केटिंग का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को बाजार में दिखाना। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है, ताकि खर्चा भी कम लगे और हम कंपटीशन से बेहतर दिख भी जाए। बोले तो सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव अपने को दिखना है, एडवांटेज लेना है। यानी सस्टेनेबल मतलब पैसा भी कम लगना है, कंपटीशन से बेहतर दिखना है। ये होता है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिनको कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स, यानी वो सारे डिसीजन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केटिंग करने में यूज आते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 ब्रॉड कैटेगरी है जिससे रिलेटेड आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें है प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, सामान कैसा होगा उससे रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड कितने का मिलेगा इससे रिलेटेड डिसीजन, प्लेस कहां कहां मिलेगा इससे रिलेटेड डिसीजन, और चौथा प्रमोशन, यानी कि कैसे इसको बेचना है। ये सारे डिसीजन हमको इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर ही लेने हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसको हम एक्चुअल में बेचना चाहते हैं। मान लो मेरे जो घड़ी बेचनी है तो ये मेरा प्रोडक्ट है, हम हेल्थ बुक बेचना है तो ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट में बेचेंगे। आपका प्रोडक्ट कितना भी फैंसी हो, कितना भी बेहतरीन हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए।
यानी कि मैं इन हेल्प बुक को बहुत सजा सुजू दूं, पैकेट आपको ऐसा दे दूं कि मस्त सा डब्बा आप खोलो, पर अंदर खोल के देखे तो भाई हेल्प बुक में कुछ है ही नहीं मटेरियल पढ़ने लायक, तो वो काम का नहीं होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में बेसिकली 3 प्रकार की चीजें होती हैं, आपकी ब्रांडिंग, आपकी पैकेजिंग और आपकी लेबलिंग, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्रांडिंग का मतलब है आपका नाम, पैकेजिंग का मतलब हो गया उसके ऊपर का पैकेट, और लेबलिंग का मतलब पैकेट के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई खाने का सामान है तो इसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने प्रोटीन है, कितने विटामिन है, कितने मिनरल है, कितना फैट है, कितना शुगर, तो ये हो गई इसकी लेबलिंग जो कि उसके पैकेट के ऊपर दिखाई जाती है। अगर अपन बात करें सबसे पहले ब्रांडिंग की, तो देखो ब्रांडिंग का मतलब होता है एक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि आपका प्रोडक्ट दुनिया में अलग खड़ा हो जाएगा। जैसे एप्पल के फोन के पीछे या एप्पल की घड़ी में जो लोगो लगा रहता है वो बेसिकली उसकी ब्रांडिंग है, जो बताती है कि हाँ ये प्रोडक्ट एप्पल का है, कंपटीशन से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, और साथ साथ में आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करा देता है। अब इस ब्रांड के खेल के अंदर 3 चीजें आती हैं, ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो और ट्रेडमार्क। सबसे पहले बात करें तो ब्रांड नेम। देखो ब्रांड नेम का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो बेसिकली बोला जा सके। जैसे पेप्सी एक ब्रांड नेम है, मैगी एक नाम जिसको हम बोल सकते हैं। मैगी आपको क्या लगता है, नूडल्स है वो जिसका ब्रांड नेम है मैगी, बस हमें तो इतना कॉमन हो गया कि भैया मैगी है। फेविकॉल ये एक ब्रांड नेम है जिसको बोला जा सकता है, रिकॉल करने में काफी मदद करता है। दूसरा होता है ब्रांड का मार्क। अगर भैया बोलने से काम नहीं चल रहा तो बेसिकली आप मार्क लगा दो, कोई सिंबल लगा दो, कोई डिजाइन लगा दो। कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा कर दो, जैसे मैगडी जो है उसका पीला कलर चलता है बहुत ज्यादा, वो पीले कलर में ही सारी चीजों को बनाते हैं, अपने सारे पोस्टर वगैरह उसी कलर में चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये उनकी ब्रांड को रिकॉल करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा वो नाइकी भैया टिक लगा दिया, तो वो क्या है, वो इनके ब्रांड का नाम हो गया, वो इनके ब्रांड का मार्क हो गया। इस टिक को हम रीड नहीं कर सकते हैं, बेसिकली बस ये दिखाता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। एप्पल का कटा हुआ सेब जो है वो भी ब्रांड का मार्क है। तीसरी चीज आती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब कुछ अलग से नहीं है, ट्रेडमार्क का मतलब है एक प्रोटेक्शन, यानी कि आपको ये अधिकार मिला हुआ है, आपको ये राइट मिला हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को बेच सकते हो, और आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब आपके अलावा ये कोई और नहीं बेच सकता। इसके अधिकार को कहते हैं ट्रेडमार्क। जैसे हमने ट्रेडमार्क ले रखा है दी गौरव जैन का, तो दी गौरव जैन वर्ड जो है ये सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूं पूरे भारत में, और दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई और करेगा तो मैं भैया उस पर बेहतरीन सा केस वेस कर दूंगा और बहुत सारे पैसे उससे छीन लूंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आपका जो ब्रांड है ये कैसा होता है बेसिकली, या इसको कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली ब्रांड जो है वो थोड़ा सिंपल होना चाहिए। ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो थोड़ा सिंपल होना चाहिए, रिकॉलेबल होना चाहिए, आपको याद आ जाए हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा इंप्रेसिव होना चाहिए, बोलने में अच्छा सा लगे, और साथ साथ में प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत लिंक कर जाए ना तो वो और भी बेहतर है। अच्छा इधर उधर की भाषा में टेढ़े मेढ़े मतलब भी नहीं होने चाहिए, आराम किसी और भाषा में कोई और ही मतलब निकल गया तो बदनामी हो जाएगी। तो अगर बात करें ब्रांड का नाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बेसिकली ब्रांड के नाम 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल। जब कंपनी चाहती है कि भाई मेरा हर प्रोडक्ट खुद के ब्रांड नेम से चले तो वो इंडिविजुअल ब्रांड नेम की कैटेगरी में आता है। जैसे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट निकालती है, पर उसके हर एक प्रोडक्ट का अपनी अलग पहचान है। जैसे भाई वो लाइफ बॉय निकालती है, लाइफ बॉय अलग ब्रांड है, ठीक है, लक्स भी निकालती है, वो अलग ब्रांड है, जबकि दोनों एक ही कंपनी के साबुन है बट अलग अलग ब्रांड है, तो वो इंडिविजुअल ब्रांड नेम की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है फैमिली ब्रांड नेम। फैमिली ब्रांड नेम मतलब एक कॉमन नाम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं। जैसे अमूल, अमूल का घी भी आता है, अमूल का मिल्क भी आता है, अमूल का बटर भी आता है, मैगी, मैगी के नूडल्स भी आते हैं, मसाला भी आता है, सॉसेज भी आती हैं। तो ये क्या है, एक फैमिली है मैगी जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा होता है कॉर्पोरेट ब्रांड नेम। कॉर्पोरेट ब्रांड नेम थोड़ा सा सटल टाइप, जैसे टाटा, ये कॉर्पोरेट ब्रांड नेम है। तो टाटा के प्रोडक्ट्स पे आपको टाटा का लोगो जो है इनग्रेव दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, तो ये क्या है, ये कॉर्पोरेट ब्रांड नेम्स हैं जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे चिपक जाते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी को और उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा चौथे प्रकार का होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जैसे गाड़ियों में देख लो i10, i20, तो ये क्या है, ये गाड़ियों के अलग अलग डिजाइन को स्पेसिफाई करती है, तो ये नंबर्स के फॉर्मेट में ही ब्रांड नेम हो सकता है। इसके बाद बात करें तो ब्रांड के बाद लोगो और टैगलाइन बहुत जरूरी है। जैसे लोगो के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया है कि एक विजुअल सिंबल जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ब्रांड को, जैसे एप्पल का लोगो, मैकडी का M। टैगलाइन का मतलब एक ऐसी कैची लाइन जो बस आपको याद रह जाए, जैसे नाइकी की कैचिंग लाइन जस्ट डू इट, अडानी की कैचिंग लाइन है हम करके दिखाते हैं, अभी शार्क टैंक में चल रहा है अडानी हम करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, ये एक कैची लाइन है जो बेसिकली आपके इसको बताए कि आप क्या भविष्य में करना चाहते हो। सिंपल भाषा में बोले आपका मोटो क्या है, जैसे नाइकी का मोटो है जस्ट डू इट, चलो करते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक हो गया। अडानी हम करके दिखाते हैं, दैट वी प्रूव एवरी सिंगल थिंग, तो ये क्या हो गया, ये उनकी टैगलाइन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब आपके दिमाग से बनी हुई कोई भी प्रॉपर्टी, यानी इंटेंजिबल एसेट। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप पेटेंट राइट ले लो किसी का, कॉपीराइट ले लो उसका,
ट्रेडमार्क ले लो या इंडस्ट्रियल डिजाइन का राइट ले लो। देखो पेटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई इन्वेंशन किया है, कोई चीज बनाई है, कोई ऐसा प्रोसेस बनाया है जो आज तक बाजार में नहीं था, जैसे केमिकल, कोई ड्रग, कोई मेडिसिन, कोई फूड, तो आप उसमें पेटेंट राइट ले सकते हो कि इसको मैं ही बेचूंगा। कॉपीराइट होता है कि आपने दिमाग में, जैसे हमने इन सबका कॉपीराइट ले रखा है, ठीक है, आपने म्यूजिक बनाया है, आपने कोई आर्ट बनाई है, तो आप उसका कॉपीराइट यानी कि अधिकार ले सकते हो, कोई और नहीं उसको बेचेगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे इसकी डिजाइन है, ये ऐसा ही होगा, एप्पल का वॉच जो है, तो ये उसका वो ले लेता है इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट, कि भाई मैं ऐसा बनाऊं, कोई और इस डिजाइन में बना के नहीं बेच सकता। ट्रेडमार्क भी आप ले सकते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो ये तो हो गया ब्रांडिंग। सेकंड आता है आपका प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, जो पैसा कस्टमर देगा। देखो इस काम की बात यह है कि प्राइस एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि मार्केटिंग मिक्स में पैसा लेके आता है, बाकी सब तो खर्चा ही कराते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रमोशन हो या फिर प्लेस। अब बात आती है कि सर प्राइस जो है वो सेट कैसे किया जाएगा। बेसिकली प्राइस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी कॉस्ट कैसी है, कस्टमर कैसा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्रेडिट कितना लिया जा रहा है, पर आप कैसे अपना प्राइसिंग मेथड डिसाइड करेंगे। बेसिकली कई सारे मेथड है बाजार में। जैसे पहला मेथड है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब भैया मैं दिमाग नहीं लगाता, मेरा खर्चा आ रहा है 100 रुपए, 20% कमीशन जोड़ो और 120 में बेच दो। सबसे आसान तरीका, सबसे कॉमन तरीका, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके नुकसान भी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह आप कंसिडर नहीं करते। दूसरा तरीका होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि कोई एक नया बंदा एक नए मार्केट में आ रहा है, तो वो बहुत सस्ते में उससे घुसेगा, घुसने के बाद बाजार में अपनी जगह बनाएगा और फिर प्राइस बढ़ा देगा। जैसे अंबानी जी आए थे तो फ्री में नेट लेके आए, फिर 99 रुपए लिए, फिर 200 लिए, फिर 500 लिए, आज 800 रुपए ले लेते हैं और पब्लिक दे रही है, इससे आपकी गुडविल बन जाती है। तीसरा आता है प्राइस स्कीमिंग, यानी कि बेसिकली आपने कोई इनोवेशन किया है तो उस इनोवेशन का आप महंगा चार्ज ले रहे हो। जैसे हम जो जिस बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे, जब वो आए थे मार्केट में तो 5-5, 6-6, 7-7 लाख के आते थे, अब वो कम होकर 1 लाख के आ गए, क्योंकि वो चीज कॉमन हो गई। तो प्राइस स्कीमिंग मतलब स्टार्टिंग में आपने एक हैवी प्राइस लिया क्योंकि इनोवेशन किया है, फिर आपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तरीका होता है वेरिएबल प्राइस मेथड। वेरिएबल मतलब सबकी रेट थोड़ी थोड़ी अलग है। जैसे आप एसी खरीदने जाइए तो बेसिकली 35,000 का मिलेगा, सेम एसी 34.5 का मिल जाएगा, 34 का मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप कितना बार्गेन कर पाते हो। आप किसी स्ट्रीट वेंडर के पास चले जाइए सब्जी लेने के लिए, वो 50 रुपए में बेच रहा है, वही सब्जी वो 40 में बेच देगा, 35 में बेचेगा, आप कितना बार्गेनिंग करा सकते हैं। तो इनमें से जो मेथड आपको समझ में आए आप उस पर आगे बढ़ेंगे। तीसरे प्रकार का होता है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स मतलब कैसे वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इससे रिलेटेड डिसीजन। अब जो प्लेस मिक्स है बेसिकली प्रोडक्ट को सही जगह पे, सही समय पे, सही कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इसके अलग अलग चैनल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट चैनल, जिसको हम बोलते हैं D2C, कि सामान मैंने बनाया और मैं डायरेक्टली सामान आपके घर तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। जीरो चैनल, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कस्टमर। अब इसमें अगर मैं बीच में एक आदमी डाल देता हूं कि मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, मैंने एक रिटेलर पर बिठा दिया है, जैसे लेंसकार्ट के स्टोर वगैरह है, तो कंपनी से उनके पास आ गया, वहां से उन्होंने आगे बेच दिया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि ठीक है भाई और लंबा चलाते हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं बेचना चाहता, तो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने होलसेलर को दिया, उसने रिटेलर को दिया और फिर सामान आपके पास तक पहुंच गया। पर अगर बात करते हैं हम FMCG सेक्टर की, यानी कि फास्टली मूविंग कंज्यूमर गुड, जो लगातार बिकते रहते हैं, तो इसमें एक और आदमी आ जाता है, जैसे प्रोड्यूसर ने दिया एजेंट को, एजेंट ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, रिटेलर ने दिया कस्टमर को। पर सर इनमें से मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपके चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। कौन से हैं? जैसे सबसे पहले मान लेते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो आप डायरेक्टली बेचना चाहोगे, सस्ता है तो आप होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेच दोगे। अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना के दे रहे हो तो आप डायरेक्टली बेचोगे। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सब जगह एक ही चलता है, तो होलसेलर रिटेलर तक पहुंच जाएगा। पेरिशेबल है मतलब जल्दी खराब हो जाता है, तो जल्दी खराब होने में डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल किया जाता है। अगर लंबे समय तक चल रहा है तो होलसेलर रिटेलर चलेंगे। टेक्निकलिटी अगर प्रोडक्ट की ज्यादा है, कोई मशीन वगैरह है, तो हर आदमी थोड़ा ना समझा पाएगा उसको, तो फिर आप डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करोगे। मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर हैं कि भाई बायर कितने हैं, ज्यादा बायर हैं तो सब जगह पहुंचाना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करो। बायर कैसे हैं, अगर इंडस्ट्रियल बायर है, बड़े बड़े बायर है, करोड़ों का सामान खरीदते हैं, तो बेसिकली डायरेक्ट ले लेंगे। और अगर छोटे छोटे बायर हैं तो बेसिकली आप इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करोगे। वो खरीदते कैसे, अगर आपके बायर उधार पे सामान खरीदते हैं तो भैया होलसेलर को लाओ, बीच में फाइनेंस को भी ले आओ। पर अगर डायरेक्ट खरीदते हैं तो आप बेच सकते हो उसको डायरेक्ट। कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, छोटी क्वांटिटी खरीदते हैं तो हर जगह आप नहीं जाओगे। बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, एक साथ 1000 यूनिट खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली बेच सकते हो। मार्केट कैसा, आपका मार्केट अगर एक छोटे से शहर में तो आप डायरेक्टली बेच दो, पूरे भारत में फैला हुआ है तो डायरेक्ट नहीं बेच सकते, तो मिडिलमैन को लगाना पड़ेगा। आपसे रिलेटेड भी यानी कि मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर है। जैसे मैन्युफैक्चर की गुडविल, मेरी गुडविल ज्यादा है तो मैं डायरेक्ट बेच सकता हूं। अगर गुडविल नहीं है तो भाई बीच में लोगों को लगाना पड़ेगा। आप कितना कंट्रोल रखना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे, आप चाहते हो कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तो डायरेक्ट बेच लो। आपके पैसे हैं क्या, अगर पैसे ज्यादा हैं तो भैया डायरेक्ट बेच लो, सारा काम खुद ही कर लो। पैसे कम है तो मिडिलमैन को लगाओ, वो आके संभालता रहेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कॉस्ट कितना है, सेल कितनी हो सकती है, चैनल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये सारी चीजों पे आपका फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद बात करते हैं सेल्स स्ट्रैटेजी। सेल्स स्ट्रैटेजी का मतलब एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाओगे। देखो आपके सेल्समैन को पता होना चाहिए उसको क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों बेचना है और कब बेचना है। दो प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सिंपल भाषा बोले तो
कस्टमर को बताओ कि मेरा कॉम्पिटिटर खराब है, मैं अच्छा हूं, यानी डायरेक्ट अटैक कर दो कॉम्पिटिटर पे, कॉम्पिटिशन पे, बताओ कि देखो उसके सामान में ये नहीं है, मेरे में है, अरे वो तो रख दी है, मैं अच्छा हूं। इसको नेगेटिव सेलिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेल्स, थोड़ा सा सटल। देखिए सर, हमारे पास बाकी कंपनियों से बेहतर सामान है। अब बाकी कंपनी कौन है ये देखो, मैं नहीं बताऊंगा आपको, पर हाँ हमारे पास ये है जो जनरली आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ी सी रिसर्च R&D वगैरह करनी पड़ती है, थोड़ा सटल तरीका है, डेमोस्ट्रेट करके सामान बेचते हैं। जब आप सेल्स की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो 4 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, आपका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा बाजार में, प्रमोशन उसको कैसे करोगे, टेस्टिमोनियल कस्टमर के रिव्यूज कैसे लोगे, और साथ साथ में बेचोगे कैसे, यानी कोर सेलिंग टेक्निक। एक अच्छी सेल्स स्ट्रेटेजी पुराने कस्टमर्स को वापस भी लाती है और नए कस्टमर को जनरेट भी कर रही होती है। ठीक है, सेल्स स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अगली है आपकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कि आप उसको बेसिकली बेचोगे कैसे। 2 प्रकार की चीजें हैं, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, और एक होता है ऑन द लाइन। अबव द लाइन का मतलब क्या है कि आप बेसिकली टीवी वगैरह पे चला रहे हो, किसी कस्टमर को डायरेक्ट नहीं कर रहे, बाजार में चिल्ला रहे हो देखो भैया ये सामान है, खरीदना है खरीद लो, कोई स्पेसिफिक कस्टमर को हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो देखेगा वो हमारा कस्टमर है। एक होता है बिलो द लाइन, नहीं नहीं हम हर जगह नहीं बिक रहे हैं, हमने तो क्या करा, एक छोटा सा स्कूल का इवेंट हुआ है उसको स्पॉन्सर कर दिया, तो वही स्कूल के बच्चे ही मेरे कस्टमर है। तो डायरेक्टली कस्टमर के पास जब हम थोड़ा सा नीच में जाके उनके पास जाके प्रमोशन कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा बिलो द लाइन प्रमोशन। इसके बाद एक और होता है ऑन द लाइन, बेसिकली टीवी पे भी कर रहे हो और कस्टमर के पास डायरेक्ट आके भी कर रहे हो, दोनों तरीके को मिक्स कर दे तो हो जाता है अबोव एंड बिलो का ऑन द लाइन सेल्स प्रमोशन। अब प्रमोशन की बात चल रही है तो चलो बात करते हैं प्रमोशन मिक्स की। प्रमोशन मिक्स का मतलब वो सारी चीजें जो प्रमोशन करते समय हमें देखनी है, जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। ये 4 स्टेप हैं जो कि बेसिकली प्रमोशन में लेने होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि पैसे देके आप जनरली सबको बता रहे हो कि हमारे पास ये सामान है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है उन लोगों में, जैसे टीवी पे एड चला दिया। एडवर्टाइजमेंट करने से प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता लग जाता है, आपकी गुडविल बन जाती है, जैसे एड आ रहा टीवी पे, कस्टमर भी अट्रैक्ट हो जाता है और बेसिकली पब्लिक को इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। अब अगर बात करें इस एडवर्टाइजमेंट के कुछ कानून की, तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के 4 रूल होते हैं, जिनमें पहला होता है एम। आपको पता होना चाहिए क्या करना है, आपको इमेज सुधारनी है, बेचना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, क्या करना है अपने एड से। दूसरा टारगेट, किस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से मीडिया चूज करो, टीवी पे दिखाना है, रेडियो पे दिखाना है, कहां दिखाना है, और ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से काम कीजिए। ये सब करने के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग बनाना, मतलब एक अच्छा एड बनाना। 4 स्टेप से एक अच्छा एड बनता है, AIDA। ए मतलब अटेंशन, आपका ऐसा एड होना चाहिए जो अटेंशन ग्रैब करे लोगों की। दूसरा इंटरेस्ट, लोगों की इच्छा जागृत करे, यानी खरीद लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तीसरा डिजायर, हो काश ये मेरे पास होती। और चौथा एक्शन, कि हाँ यार चलो जाके खरीदते, जैसे आपने डिस्काउंट वगैरह बता दी। आप ऐड कहीं भी करा सकते हैं, स्टेशनरी पे चिपका दिया, विंडो पे लगा दिया, बिलबोर्ड पे चिपका दिया, प्रेस में बता दिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल, ठीक है, यूनिक प्लेसेस पे लगा दिया, जैसे मान लो बस में हैंडल है, हैंडल पे आपने प्रमोशन कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन स्टेशनरी, बहुत सारी जगह हैं जिसपे आप ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट के बाद दूसरी चीज आती है आपकी पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब फेस टू फेस इंटरेक्ट करके आप बेसिकली अपना सामान बेच रहे हो। इसमें बेसिकली कस्टमाइज वे में प्रमोशन किया जा सकता है, 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। कैसे करते हैं सर? 3 तरीके हो सकते हैं सर इसके। रिटेल सेलिंग, यानी कि आप एक दुकान पे गए, वहां पर एक सेल रिप्रेजेंटेटिव आके आपको बता रहा है, जैसे कार खरीदने जाइए एक बंदा खड़ा होता है। एक होता है डोर टू डोर सेलिंग, आपके घर पे आ जाइए, बहन जी ये लीजिए ना, भाई साहब ये लीजिए ना, वो होता है डोर टू डोर सेलिंग। तीसरा होता है कॉर्पोरेट सेलिंग, यानी कि भाई बड़े बड़े बिजनेस है ना, तो एक बंदा स्पेसिफिकली उनके पास जा रहा है, बता रहा है सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आपके बिजनेस को चाहिए तो आप बता दीजिए, हम ले देंगे। तो ये होता है कॉर्पोरेट सेलिंग। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन, यानी कि ऐसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव या तरीके जिससे हम फटाक से सेल्स को बढ़ा दें, अपने स्टॉक को क्लियर कर लें। सर कैसे हो सकते हैं? अलग अलग जगह किए जा सकते हैं, जैसे अपने कस्टमरों के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, जैसे जहां पर बिलिंग हो रही है वहां पर डिस्प्ले मटेरियल लगा दिया, ठीक है, सैंपलिंग बोल दिया, चख के देख लो क्या जा रहा है आपका, सेलिब्रिटी अपीयरेंस दिखा दिए, ओहो ये आ गए देखो कितने बेहतर है, पैकेट पे ऑफर लगा दिए, 2 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, बोनस वगैरह दे दिए, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम लगा दिया, यानी कि आपने पहले खरीदा था, आपकी बार आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बिजनेसेस के लिए भी ये काम किया जा सकते हैं, आप बिजनेस में, सेमिनार में, वर्कशॉप में लगा दिया आपने, ठीक है, फोन करके लोगों को बता रहे हो, इवेंट की किसी स्पॉन्सरशिप कर दी आपने, न्यूज में चला दिया, ट्रेड शो में डिस्प्ले कर दिया अपना प्रोडक्ट, तो ये भी बिजनेस के थ्रू प्रमोशन किया जा सकता है। आप चाहो तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी थोड़ा सा काम कर सकते हो, जैसे रिवॉर्ड इंसेंटिव लगा दिया कि भाई ज्यादा बेचोगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, सेलर स्टाफ इंसेंटिव कि भाई रीसेल अगर कर दोगे तो स्टाफ को इंसेंटिव मिल जाएगा, कॉम्पिटिटर से को हटा के मेरा बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आपको मैं दूंगा, कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट, अच्छा इतना बेच दोगे तो मैं आपको ये टूर वूर स्पॉन्सर करा देंगे, और साथ साथ में स्टॉक वगैरह देने का ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बेच रहे हैं एक्चुअल में लोग, उनको भी आप कह सकते हो कि भाई अगर तुमने 1 लाख से ज्यादा की सेलिंग करी तो मैं आपको कमीशन दे दूंगा। कंपटीशन लगा दिया कि भैया आप जो सबसे ज्यादा बेचेगा तुम चारों में से उसको
अब की बार हम क्या कहते हैं टूर पे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा काम कर सकते, जैसे होता ना सेल्समैन ऑफ द मंथ या ऑफ द ईयर, ये जुगाड़ भी हो सकता है। लास्ट आता है पब्लिक रिलेशन, जिसको आज के तारीख में पीआर बोला जाता है। पीआर का मतलब सिंपल भाषा में अपनी इमेज बिल्ड करना और मेंटेन करना, बाजार के अंदर अपनी रेपुटेशन को सुधारना, ठीक है। बेसिकली कैसे किया जाता है, मीडिया कवरेज के थ्रू, इवेंट के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा कोई पिक्चर आती है तो उसका जो एक्टर है वो पिक्चर आने से जस्ट पहले कहीं दिखने लग जाता है, अच्छे अच्छे काम करने लग जाता है, तो वो नहीं कर रहा, वो उसकी पीआर टीम, पब्लिक रिलेशन टीम कर रही है। ये टीम जो है बेचने के लिए नहीं करती, बेसिकली गुडविल बनाने के लिए, क्योंकि जिसकी गुडविल, जिसका नाम अच्छा होगा उसका सामान ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। सर ये कैसे करते हैं, न्यूज बना के बाजार में फैला दो, इसने इतना फायदा कर दिया, इतने लोगों को दान दे दिया, ठीक है, स्पेशल इवेंट करा दो, ओपनिंग में बुला दीजिए, ठीक है, लॉन्चेस कपिल शर्मा के शो में बुला दीजिए, स्पीच और प्रेजेंटेशन में आपने करवा दिया, एजुकेशनल प्रोग्राम स्कूल स्कूल में चले गए, ठीक है, मैगजीन पे और बिजनेस रिपोर्ट निकाल दी, ब्रोशर वगैरह निकाल दिए, ठीक है, और साथ साथ में आप चाहें तो स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं कि वो स्पॉन्सर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है जी। तो ये बात को आपका चैप्टर यहां पर हो गया है समाप्त। ग्रोथ की बात करें तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर एक कीड़ा है कि हमें लगातार सर्वाइव करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए ग्रोथ चाहिए। आज अगर 100 यूनिट बिकी तो कल 150, परसों 200, फिर 250, फिर 300, ये लगातार बढ़नी चाहिए। ये हमारा एंटरप्रेन्योर सोचता रहता है। वो हमेशा बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर एक्साइटेड रहता है। दो प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से बड़ा करना, सिंपल भाषा में बोले तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, नई मशीन्स को लेके आना, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, और साथ साथ में नई नई जुगाड़ देखना, यानी मार्केटिंग साइड में भी दिमाग लगाना। तो ये सब हो गया इंटरनल, यानी अंदर से एक्सपेंशन करना। आपके इस चैप्टर में एक्सटर्नल एक्सपेंशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से बड़ा करना। बाहर से बड़ा करने के लिए या तो हमें किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, फ्रेंचाइज करनी पड़ेगी, मर्जर करना पड़ेगा, या भाई किसी की शरण में जाके एक्वायर हो जाना पड़ेगा। ये चारों ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। आपका ये चैप्टर बेसिकली इन्हीं चारों के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी क्या होती है। सिंपल भाषा में बोले तो फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं अपने शहर में एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा हूं, मेरे अंदर कीड़ा है यार, ये ब्रांड बहुत बढ़िया है। तो मैं क्या हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने एक ब्रांड को कनेक्ट किया है कि भाई मैं आपका फ्रेंचाइजी बन सकता हूं क्या, यानी आपका सामान मैं यहां पर बेच सकता हूं क्या। जो व्यक्ति आगे ब्रांड को अप्रोच करता है वो कहलाता है फ्रेंचाइजी, ताकि वो एक ब्रांड नेम, एक प्रोडक्ट या एक ऑपरेटिंग मॉडल को कहीं से लेकर के आ सके किसी और कंपनी का, जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर। अब जब आप एक फ्रेंचाइजी बनते हो, फ्रेंचाइजर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि बेसिकली क्या टर्म्स होंगे जब हम आपस में डीलिंग करेंगे, मैं आपका सामान बेच रहा हूंगा तो हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, कौन प्रॉफिट लेगा, कौन कम लेगा, कौन ज्यादा लेगा, सामान कैसे आएगा, ये सारी चीजें। अगला होता है ऑपरेशन मैनुअल, यानी कि जब हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, तो भाई कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है तो कंपनी चाहेगी कि जिस तरीके से वो चलाना चाहती है उसी तरीके से सारा काम हो, तो वो पूरा ऑपरेशन मैनुअल बना के देती है कि ऐसे ऐसे काम करना है। साथ साथ में कंपनी आपको प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट भी देती है, यानी कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग करनी है तो कैसे करनी है और हम आपकी क्या क्या मदद कर पाएंगे। अगला होता है ऑनगोइंग साइट मैनेजमेंट, यानी कि देखो भाई मेरा अगर बिजनेस है तो बेसिकली मैं अगर किसी ब्रांड का काम यहां पर कर रहा हूं तो वो चाहेगा कि भाई ये टेबल, चेयर, ये सारा जो काम है इसको आप कितने समय में रिपेयर कराएंगे, कितना इसकी मेंटेनेंस रखेंगे। मान लो कि आप एक फूड बिजनेस चला रहे हो तो बर्नर है, थोड़े दिनों में सड़ जाएगा, तो कितने दिनों में सड़ता है, कब आपको इसकी रिपेयर और कब आपको इसको चेंज कराना पड़ेगा, ये भी ब्रांड आपको बताता है। अब बेसिकली अगर फ्रेंचाइजिंग की टाइप के बारे में बात करें तो कई अलग अलग प्रकार की होती है। हम जो जानते हैं ना वो सिर्फ एक है, बहुत सारे प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट फ्रेंचाइज। आप नाम किसी का नहीं ले रहे हो, बेसिकली आप उस कंपनी का सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मेरे को अपने यहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में एलजी का सामान रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एलजी की कंपनी से जाके उनके प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी कि मैं आपका सामान मेरी दुकान में बेचना चाहता हूं। रिटेलर्स बेसिकली ये काम करते हैं और इसके बदले में आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, मिनिमम इतनी इन्वेंटरी तो अपने पास रखनी ही पड़ती है ताकि वो आपको ये अधिकार दे कि आप उसका सामान बेच सके। अगला आता है मैन्युफैक्चरिंग राइट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज का मतलब है कि मैं एक कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो वो कंपनी मुझे अधिकार दे रही है कि हाँ भाई ये सामान तुम मेरे लिए बनाओगे। जैसे मान लो कि कोको कोला है तो कोको कोला खुद की बोतल खुद नहीं बनाता, वो एक वेंडर के थ्रू अपनी बोतल्स बनवाता है। तो वो जो बॉटलर है वो बेसिकली कोको कोला की मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज के अंदर आ रहा होता है। द राइट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड सेल इट टू पब्लिक यूजिंग द फ्रेंचाइजर नेम एंड ट्रेडमार्क। तीसरा तरीका होता है बिजनेस फ्रेंचाइज। सिंपल भाषा में बोले तो फ्रेंचाइजी जो है वो एक बिजनेस कोई बेच रहा है। जैसे मान लो वेंडिंग मशीन है, तो वेंडिंग मशीन दुकानदार ने नहीं बनाई है, वो किसी और कंपनी ने बनाई है, बस वहां पर लगवा दी। तो भाई मैं ये अधिकार दे रहा हूं एक बिजनेस को कि मेरे यहां आके ये वेंडिंग मशीन लगा दे। तो मैं हूं फ्रेंचाइजी ही, बट बेसिकली मेरे पास
पूरा का पूरा जो आउटलेट है वो बाहर किसी कंपनी के थ्रू आया है। चौथा जिसको हम जानते हैं वही काम का है, वो है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज, यानी सिंपल भाषा में बिजनेस करने के तरीके का फ्रेंचाइज। जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, या आपको कोई और ब्रांड पसंद आ रहा है खाने पीने का या किसी और चीज का, तो आपने कहा यार उसी को यहां पर बुला लेते हैं, मैं पूरा का पूरा खर्चा दे दूंगा और प्रॉफिट दोनों आपस में बांट लेंगे। तो ये हो गया बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज, यानी कि सब कुछ ऑपरेशन से लेकर के एग्जीक्यूशन तक सब कुछ जो है फ्रेंचाइजी के थ्रू ही किया जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही कॉपी हो गया। अब देखो इसके फायदे हैं, तभी तो लोग करते हैं। अगर सबसे पहले फायदे हैं फ्रेंचाइजी के लिए, यानी कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूं जिसने मान लो मैकडी की फ्रेंचाइज मेरे शहर में खोलने की इच्छा व्यक्ति है, तो मुझे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा हुआ कि भाई एस्टेब्लिश ब्रांड नेम है, मैकडी का नाम ऑलरेडी चल रहा है, तो वही नाम मेरे भी काम आ जाएगा। मुझे ट्रेनिंग सपोर्ट की मदद मिल जाएगी मैकडी के फ्रेंचाइजर्स से, और साथ साथ में बिजनेस फेलियर का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो उनका है, प्रमोशन वो लोग करेंगे, मेरे को तो बस प्रॉफिट कमाना है। मेरे को मैनेजमेंट करने का एक्सपर्टीज हो जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे मिल जाएगा, कैसे काम चलता है ये पता लग जाएगा। कम पैसे में मैकडी खुल जाएगा। मैकडी जैसा ब्रांड बनाना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है बनाना आज की तारीख में, पर मैकडी की फ्रेंचाइज यहां लेकर आना उतना मुश्किल नहीं है। और साथ साथ में लोग जो है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए तो उसकी फ्रेंचाइज चल रही है। और ये काम फ्रेंचाइजर के लिए भी फायदे का सौदा है, यानी कि जो बेच रहा है उसको भी फायदा है। क्या क्या फायदा? उसको रैपिड एक्सपेंशन मिलता है, फटाक से एक्सपेंशन मिल जाएगा, कंटिन्यूअस रेवेन्यू है। मैंने अगर फ्रेंचाइज लिए मैकडी की, तो मैं मैकडी वालों को पैसा दे रहा हूं, रेवेन्यू का शेयर दे रहा हूं, और साथ साथ में मेरे शहर में मैकडी आ गया तो भाई मेरे शहर की रीच भी तो उसके पास चली गई, तो ये दोनों के लिए फायदा है। सेकंड आता है मर्जर एंड एक्विजिशन। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। मर्जर का मतलब होता है दो कंपनी मिल गई है, ए और बी दोनों मिल गई और बना के एक सी चालू कर दिया, जिसमें ए और बी दोनों एक तरीके से बराबर की या मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है। दूसरा होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब एक बड़ी मछली ने एक छोटी मछली को खा लिया, शार्क टैंक। ठीक है, समझ गए अब तो। ठीक है, अगर मर्जर्स की बात करें बेसिकली, तो मर्जर कितने प्रकार के होते हैं? मर्जर कई सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जब कंपनी अलग अलग प्रकार का बिजनेस कर रही है, दो अलग अलग कंपनी है भाई जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, एक कुछ और कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, दोनों मिल गई आपस में। क्यों मिल गई? पता ही नहीं क्यों मिल गई, बस उनको इसको इसका बिजनेस अच्छा लगा, इसको इसका बिजनेस अच्छा लगा, दोनों मिल गई और एक नई कंपनी जो है बना दी। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। थर्ड नेक्स्ट होता है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मतलब मर्जर का मतलब क्या है? बेसिकली दो कंपनियां जुड़ गई ताकि हम आपस में कंपीट ना करें और इकट्ठा होकर जो है बढ़िया काम कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोले तो कोकोला पेप्सी दोनों एक ही इंडस्ट्री की दो प्लेयर हैं, दोनों कंपटीशन है, दोनों बोले हम दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाएंगे, चलेंगे अपने अपने अलग अलग, पर प्रॉफिट तो एक ही के पास आ रहा होगा। तीसरा होता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब क्या है? इसको इस प्रकार से समझो कि कंपनी है जो यूएस में चलती है, उनको इंडिया में भी अपनी कंपनी चालू करनी है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे? यहां लाके सब कुछ सेटअप करेंगे। इससे बेहतर काम यह है, बोले यहां जो चल रहा है ना, एक छोटी कंपनी जो ऐसा ही कुछ काम करती है उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ मिलकर काम कर लेते हैं। तो जब आप एक नई जोन में एंटर होना चाहते हो तो आप मार्केट एक्सटेंशन मर्जर की तरफ जाते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। मुझे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ साथ वालों को बोला कि भाई यार तू भी ऐसा ही कुछ करता है, मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूं, दोनों मिलकर एक स्टेप और चल जाते हैं। जैसे वोडाफोन और एआई दोनों मिल गए, वोडाफोन और क्या कहते हैं आइडिया दोनों मिल गए और वीआई गठन हो गया। ठीक है, तो वो एक नए प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़े और दोनों मिल गए और दोनों की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट होता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर का मतलब है मान लो मेरी गाड़ी बनाने की कंपनी है, तो मैंने क्या करा? बैकएंड मर्जर कर लिया, यानी कि टायर बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया। तू आ जा यार मेरे साथ, अपन दोनों मिल जाते, टायर तेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, दोनों मिलकर मस्त धंधा करेंगे। ये तो है मर्जर, जहां दो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलकर एक तीसरी आइडेंटिटी बन गई, दोनों के पास ताकत है। एक होता है कि जब आपके पास ताकत थोड़ी सी कम है, यानी कि आप एक स्टार्टअप है या छोटे बिजनेस है या ढंग से नहीं चला पा रहे, तो हो जाएगा एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब एक बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया है और डकार भी नहीं मारी है, यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया है। सिंपल भाषा में बोले ये एक्विजिशन कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है फ्रेंडली एक्विजिशन, यार मुझसे नहीं चल रहा है यार, अरे मैं चला दूंगा, ले यार ठीक है तू मेरी कंपनी खरीद ले टाफरी को। ठीक है, जब दोनों पार्टी जो है वो फ्रेंडली टर्म्स पे मर्ज हो जाती है और एक्वायर हो जाती है और काम जो है बढ़िया चलता है। नेक्स्ट होता है रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन का मतलब जब एक प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक कंपनी खरीद ली, खैर होता बहुत कम है, बट एक प्राइवेट लिमिटेड है जो बहुत बड़ी हो गई, तो उसने एक पब्लिक लिमिटेड यानी कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी को खरीद लिया है। एक होता है बैकफ्लिप एक्विजिशन। बैकफ्लिप एक्विजिशन अब तो खैर नहीं होता है, बहुत रेयर केस है। सिंपल भाषा में बोले तो छोटी मछली ने बड़ी मछली खा ली है, हाँ
यही होता है इसका मतलब। यानी जो एक्वायरिंग कंपनी है वो सब्सिडरी बन गई है, एक्वायरिंग कंपनी खरीदने के बाद भी छोटा सा पार्ट बन गई है उस एक बड़ी कंपनी का। नेक्स्ट होता है हॉस्टाइल एक्विजिशन, ये बड़ा कॉमन है, जिसको बोलते हैं जबरदस्ती ही कर लिया। यानी कि तेरे शेयर बाजार में है, मैं पूरे खरीद लूंगा, चुपचाप मुझे दे दे, नहीं मानेगा तो पूरे खरीद ले जाएंगे, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, सारे शेयर मुझे बेच दे या फिर बर्बाद हो जा। तो ये होता है हॉस्टाइल, यानी कि जबरदस्ती पकड़ लिया। अब सर करते क्यों लोग मर्जर क्यों करते हैं, एक्विजिशन क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन होता है सिनर्जी, यानी कि तू अलग कर रहा है मैं अलग कर रहा हूं, दोनों थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलते हैं और बहुत बड़ा करते हैं, ये होता है सिनर्जी। यानी कि कंबाइंड फर्म्स की वैल्यूएशन भी ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे होते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए भी किया जा सकता है कि भाई तेरे पास टेक्नोलॉजी कम है, मेरे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पर तेरे पास कुछ और है, तो दोनों मिल जाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी होता है कि इंडिविजुअल ढंग से नहीं कर पा रहे, दोनों मिल जाएंगे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। कॉम्पिटेंसी सुधारने के लिए, नई स्किल नई स्ट्रेंथ के लिए भी हो जाता है, भाई मेरा तरीका पुराना है पर प्रोडक्ट अच्छा है, तेरा तरीका नया है पर प्रोडक्ट खराब है, दोनों मिल जाते काम हो जाएगा। मार्केट एक्सपेंशन के लिए भी होता है कि भाई मुझे नए मार्केट में जाना है, तू पहले से वहां बैठा है, चल तू कर ले मेरे नाम पे, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो नए मार्केट के लिए भी एक्सपेंशन करने के लिए मर्जर या एक्विजिशन हो सकता है। साथ साथ मुझे पैसे की जरूरत है तो भाई ठीक है, तू मेरे से आजा, मेरी कंपनी खरीद ले, मुझे पैसा दे दे, काम हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट के लिए भी होता है कि कुछ फाइनेंशियल वो होता है ना कि भाई टैक्स बचाने के लिए इधर उधर का जुगाड़ कर लेते लोग, तो ऐसा कर सकते हैं कि किसी फाइनेंस कंपनी को या बैंकिंग कंपनी को बोला कि ठीक है भाई हम तुम्हें एक्वायर कर लेते हैं और तुम अब मेरा सारा अकाउंट जो है संभाल लो। तो ये सारे रीजन होते हैं मर्जर या एक्विजिशन के। सो बालको इस चैप्टर में मात्र इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत लगेगी को नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ सेल। देखो हर चीज की एक यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस को नापा जाता है किलोमीटर में, हाइट को नापा जाता है फीट में या सेंटीमीटर में, उसी प्रकार से सेल को नापा जाता है एक यूनिट से। अब जैसे मान लो एप्पल की सेल आपने करी तो आपकी यूनिट हो जाएगी केजी, क्योंकि एप्पल को किलो में नापा जाता है। अगर दूध आप बेच रहे हो तो आपकी यूनिट ऑफ सेल हो जाएगी लीटर, यानी कि दूध को लीटर में नापा जाता है। सिमिलरली अगर आप एक डीमार्ट खोल के बैठे हो या रिलायंस खोल के बैठे हो तो हर एक कस्टमर बहुत सारे सामान खरीदेगा, जिसमें केजी वाली यूनिट भी आएंगी, लीटर वाली यूनिट भी आएंगी और कपड़े भी आएंगे जिनको पर यूनिट के हिसाब से नापा जाता है। तो इनकेस जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक ही कस्टमर खरीदता है तो यहां पर यूनिट ऑफ सेल कस्टमर को ही कहते हैं। तो कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसकी यूनिट ऑफ सेल केजी होगी, लीटर होगी, और अगर एक कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहा है तो सिंपल भाषा में उसकी यूनिट ऑफ सेल होगी पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, अब यूनिट ऑफ सेल के बाद अगला पॉइंट आता है यूनिट प्राइस। सिंपल भाषा में बोले तो पर यूनिट दाम। जैसे मान लो 10 लोगों ने मिलकर 2000 रुपए का सामान खरीदा तो पर यूनिट प्राइस कितना हो गया, 200 रुपए का। यह हो सकता है कि वो कस्टमर ज्यादा खरीद रहे हो, कुछ ने 300 का खरीदा हो, कुछ ने 100 का ही खरीदा हो, बट ऑन एन एवरेज हर एक बंदे ने 200 रुपए का सामान खरीदा है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक डी मार्ट का एक स्टोर का पूरे दिन का कच्चा चिट्टा आपके सामने है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सुबह आए थे 10 कस्टमर जिन्होंने 1500 का सामान खरीदा पर कस्टमर, फिर आए थे 8 कस्टमर जिन्होंने 2000 का सामान खरीदा पर कस्टमर, फिर आए 15 कस्टमर जिन्होंने 2200 रुपए ईच का सामान खरीदा। अगर इसमें आपको पता लगाना है कि हर एक कस्टमर ने ऑन एन एवरेज कितने का सामान खरीदा, तो बहुत सिंपल सा है भाई, टोटल बिल निकालो और उसको नंबर ऑफ टोटल कस्टमर से डिवाइड कर दो। यहां पर टोटल बिल जो है वो अपना निकलेगा नंबर ऑफ कस्टमर और पर यूनिट बिल को मल्टीप्लाई करने के बाद, जो कि आया 52,900 रुपए। जब हमने टोटल कस्टमर यानी 27 से इसको डिवाइड किया तो पर कस्टमर का ऑन एन एवरेज आ गया 1959.25, यानी ऑन एन एवरेज हर कस्टमर का बिल 2000 के आसपास का है। अब देखो जब प्राइस की बात हो रही है तो यहां पर कॉस्ट की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट का मतलब ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को लाने में या उसको सामान बेचने में हमारा कितना खर्चा लग रहा है। ध्यान रखें यहां पर जिस कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है वेरिएबल कॉस्ट, हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे। वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा, बिजली का खर्चा, सैलरी का खर्चा, छोटा मोटा चलता फिरता खर्चा, जो बेसिक या प्रॉपर्टी का खर्चा है वो सब यहां पर काउंट नहीं किया जा रहा है। अब यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डीमार्ट का ही एक एग्जांपल है। टोटल 10 कस्टमर्स के अंदर आए हैं और उन्होंने मिला के 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया। 10 कस्टमर ने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, तो भाई ऑन एन एवरेज हर एक कस्टमर ने कितना खरीदा, 20,000 डिवाइड बाय 10 यानी 2,000 रुपए का सामान। बड़ा सिंपल है। और यहां पर वो 20,000 सामान बेचने के लिए डीमार्ट को लग गया 16,000 रुपए का खर्चा। तो ये बताओ यूनिट कॉस्ट कितनी हुई। तो सीधी सी बात है भैया, 10 कस्टमरों को सामान बेचने में 16,000 का खर्चा लग गया, तो पर कस्टमर हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 16,000 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1600 रुपए। ये कितना आसान है। अब यहां पर आपकी पुस्तक में इस चीज को मुश्किल करने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। हम एग्जैक्टली सेम एग्जांपल पकड़ते हैं। तो एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि स्टेशनरी की दुकान जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं
और सबका यूनिट प्राइस गिवन है और कितनी कितनी क्वांटिटी उसने पूरे दिन के अंदर बेची है ये लिखा हुआ है। इसने बोला है कि इन टोटल ये सारा सामान खरीदने के लिए 50 कस्टमर इसके पास आए थे, तो ये बताइए कि ऑन एन एवरेज हर एक बंदे ने कितना सामान खरीदा है, उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, और ये अज्यूम कर लें कि उस सामान की जो कॉस्ट है वो 75% है, तो मुझे ये बता दो कि आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है। अरे शार्क टैंक याद कर लो, ग्रॉस मार्जिन मतलब प्राइस माइनस कॉस्ट कर दिया तो आपका सिंपल भाषा में ग्रॉस मार्जिन आ गया। अरे यार इतना आसान है क्या क्वेश्चन? जी हां बिल्कुल इतना आसान है। तो चलो पता लगाते हैं पहले कि ऑन एन एवरेज हर एक बंदे ने कितना सामान खरीदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट नोटबुक की। तो भैया 40 रुपए की है, 35 यूनिट भी की है, तो 40 इंटू 35 ये टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर पेन की बात करें तो 40 इंटू 40, ऐसे ही हम बाकी सबको करते हैं। और इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारे सामने टोटल बिल आया वो आया करीब भैया 3300 रुपए का, यानी 3300 रुपीज जो है वो टोटल खर्चा यहां पर हुआ है। और वो खर्चा कितने लोगों ने किया है? 50 लोगों ने, यानी कि ऑन एन एवरेज हर बंदे ने 66 रुपए का सामान जो है खरीदा है। इतना आसान हो गया भैया। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़े। खर्चे की बात करें तो भाई 66 रुपए का सामान खरीदा है, कॉस्ट इसमें से 75% है, तो 66 यानी 66 रुपीज का 75% निकाला तो 50 करके बाहर आ गया 49.5, यानी 66 में से 49.5 तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अब बचा हुआ कितना हो गया? वो हमारा ग्रॉस मार्जिन हो गया। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो 75% कॉस्ट है तो 25% या तो मार्जिन हो गया, या फिर और निकाल लो 66 माइनस 49.5 दैट इज इक्वल टू 16.5। चलो ये जो 16.5 है सर ये क्या प्रॉफिट है? जी हाँ ये प्रॉफिट है, पर इसको आप घर नहीं ले जा सकते। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि जब आप एक सामान बेचते हैं तो ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं। आप अपन समझेंगे कि अगर बहुत सारे सामान अपन बेच रहे हैं तो कैसे ब्रेक इवन निकाला जाता है। पहले ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट समझो। देखो जब मैं एक दुकान खोल रहा हूं तो मैं सामान ला रहा हूं, सामान 8 रुपए का आता है, बेचता हूं उसको हमेशा 10, 12, 15 में ही हूं, तो सामान बेचने से तो मुझे प्रॉफिट होता है, पर इस दुकान को सेटअप करने में मेरा काफी ज्यादा खर्चा लग जाता है। फर्ज करते हैं कि दुकान को बेचने में मेरा 1 लाख रुपया लग गया और हर एक यूनिट को बेचने के बाद मैं 10 रुपए कमा पा रहा हूं। क्या बोला? हर एक यूनिट को बेचने के बाद मैं 10 रुपए का प्रॉफिट कमा पा रहा हूं। तो सिंपल सी भाषा में मुझे 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10,000 सामान बेचने पड़ेंगे, तब जाके मैं कह पाऊंगा मैं ब्रेक इवन पे हूं। यानी मेरा रेगुलर खर्चा तो निकल ही रहा है, इसके साथ साथ मेरा फिक्स खर्चा है वो भी खत्म हो रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है। ब्रेक इवन से पहले कंपनी को लॉस होता है और ब्रेक इवन तक आते आते वो लॉस खत्म होता है एंड देन फिर कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करती है। क्योंकि अपन सबने पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। तो 1 यूनिट बेचोगे तो भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, 100 यूनिट बेचोगे तो भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है। तो एक पॉइंट के बाद वो फिक्स कॉस्ट इतनी छोटी हो जाती है कि वो कहीं भी नहीं अड़ती है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये ब्रेक इवन कैसे काम करता है अगर हमारे पास बहुत सारे सामान है। इससे पहले अगर ब्रेक इवन का एक सिंपल फॉर्मूला समझाऊं तो एक एग्जांपल के रूप में समझो। मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक दुकान है जिसमें मैं ये चश्मे बेचता हूं। चश्मे को बनाने का मेरा खर्चा आता है 100 रुपए और मैं चश्मे को बेचता हूं 120 रुपए में। तो सिंपल सी भाषा में हर एक चश्मा बेचने के बाद मेरे पास कितने रुपए बचे? 20 रुपए। ये क्या है? ये है प्रॉफिट आफ्टर हटाना ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। भाई 100 रुपए तो बनाने का खर्चा हो गया, 20 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। अब देखो इस दुकान को सेटअप करने में मेरे को लग गए 20,000 रुपए। तो मुझे बताओ कि मुझे कितने चश्मे बेचने पड़ेंगे ताकि वो 20,000 रुपए रिकवर हो जाए। तो सर सिंपल है, 20,000 डिवाइड बाय 20 हो गया सर। 1,000 चश्मे आप बेच दो तो आपका वो 20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो 1,000 यूनिट मेरा हो गया ब्रेक इवन, क्योंकि हर एक सामान को बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो खत्म हो गया और वो जो 20 रुपए बच रहे हैं उससे मैंने क्या करा है? अपना ब्रेक इवन एनालाइज खत्म करा है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। सो व्हाट इज ब्रेक इवन? कि मेरा जो मार्जिन बच रहा है उस मार्जिन से मेरी फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट पे आके कवर होगी वो कहलाता है ब्रेक इवन। तो आपकी पुस्तक में एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है, उसको पिक कर रहे हैं। इस सवाल को करने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? सिंपल सा ABC 3 चीजें हैं और बेचने का उनका सेल्स प्राइस दिया हुआ है 15 रुपए, 21 रुपए और 36 रुपए। ठीक है, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 9 रुपए, 14 रुपए और 18 रुपए और सेल्स मिक्स दे रखा है 20%, 20% और 60%। ये सेल्स मिक्स समझ लो। सेल्स मिक्स का मतलब है कि भाई मेरा अगर 10 यूनिट टोटल बिक रही है तो उनमें से 2 यूनिट A की बिकती है, 2 यूनिट B की बिकती है और 6 यूनिट C की बिकती है। ये मेरा रेशो है सेल्स का। ठीक है, हमेशा होता है ना कोई सामान ज्यादा बिक रहा है, कोई सामान कम बिक रहा है, तो इसने एक ऑन एन एवरेज रेशो बता दिया कि भाई अगर मैं 10 यूनिट 100 यूनिट बेच रहा हूं तो 20 यूनिट A की होंगी, 20 यूनिट B की होंगी और C की 60 यूनिट होंगी। ठीक है, ये रेशो मेंटेन रहेगा। इसने बोला कि मुझे ब्रेक इवन बताओ अगर मेरी फिक्स कॉस्ट है 40,000 रुपए।
तो सिंपल सी भाषा है भैया, 40,000 रुपए में कितनी यूनिट पे रिकवर कर पाऊंगा। तो देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपने को निकालना कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब सिंपल भाषा में होता है कि बचा कितना, मतलब 15 रुपए का अगर ए बेच रहे हैं पर और उसको बनाने का कॉस्ट आ रहा है 9 रुपए, तो बचे हमारे पास 6 रुपए। तो ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 6 रुपए, क्योंकि भैया यही वो 6 रुपए हैं जिससे मुझे 40,000 रुपए रिकवर करने हैं। सिमिलरली बी का निकाला तो आया 7 रुपए और सी का निकाला तो आया 17 रुपए। ठीक है, तो 6, 7 और 17, 6, 7 और 17 ये है मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसकी मदद से मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करूंगा। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिर्फ ए बेचना है, सिर्फ बी बेचना है, सिर्फ सी बेचना है, मुझे इन तीनों को बेचना है। उन तीनों को बेचने का रेशो है 20-20 और 60%। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इस परसेंटेज में कर देता हूं, ताकि मेरे को ये जो 20 और 60 है ना, इसकी जो प्रॉब्लम है ये कहीं अड़े ही ना। तो मैंने क्या किया, एक 6 रुपए का 20% निकाला जो कि आया 1.2, 7 रुपए का 20% निकाला जो कि आया 1.4, और 17 रुपए का 20% निकाला, 60% निकाला तो आया 10.2। तो यानी कि अब मेरे पास टोटल वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन हो गया है 12.8, यानी हर एक यूनिट को बेचने के बाद मुझे 12.8 रुपए ऑन एन एवरेज बच रहे हैं इस रेशो के अंदर। हमने सिंपल क्या किया, जो बचा हुआ मार्जिन था हमारा उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि मुझे पता लग गया कि भाई अब एक यूनिट में बेचता हूं तो टोटल 12 रुपए 80 पैसे मेरे पास बच जाते हैं। 1.25 रुपए ए से आते हैं, ए 1.4 बी से आते हैं और 10.2 सी से आते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, भाई 40,000 कैसे रिकवर होंगे अगर हर सामान बेचने के बाद 12.80 आ रहा है, डिवाइड कर दो, बचा 3,125। यानी इन शॉर्ट 3,125 टोटल यूनिट बेचनी पड़ेगी, तब जाके मेरा ब्रेक इवन टच होगा, यानी कि सिंपल भाषा में मेरे 40,000 का खर्चा खत्म होगा। अब एक बात बताओ, 3,125 तो टोटल यूनिट है, इनमें से ए कितना है, तो 3,125 का 20%, बी कितना है 3,125 का 20%, और सी कितना है 3,125 का 60%, यानी कि 625, 625 और 1,875। अगर आप चाहो तो अमाउंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने का सामान मुझे बेचना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, 625 यूनिट एक ही बेचनी है, 15 रुपए का ए का सेल्स प्राइस है तो 9,375 रुपए। बी की भी 625 यूनिट बेचनी है, 21 रुपए का इनका एमआरपी है तो 13,125 रुपए, और सी के 1,875 यूनिट बेचनी है, इसका एमआरपी 36 रुपए है तो 67,500। तीनों को जोड़ा तो यानी 90,000 रुपए की इन टोटल मुझे सेल कर लूंगा, तब जाके मेरा 40,000 रुपए का खर्चा जो है वो रिकवर हो जाएगा। ये है ब्रेक इवन। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते, बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल का सिंपल भाषा में मतलब होता है अपने बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अकाउंट्स की टर्म में वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब वो एसेट जिनको एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा, मेरे सामान में कहीं से मैंने किसी को उधार में सामान बेच दिया तो वहां से पैसा आ जाएगा, ठीक है। और कैश में पड़ा हुआ पैसा, मेरा इन्वेंट्री, मेरे डेटर, ये सब कुछ क्या होता है, करंट एसेट होते हैं, जिनको एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिनको एक साल से कम में मुझे पेमेंट करनी है, जैसे बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर हो गए, शॉर्ट टर्म लोन कहीं से लिया है। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपके एंटरप्रेन्योरशिप में दो प्रकार की वर्किंग कैपिटल है, एक है ग्रॉस, एक है नेट। ग्रॉस का मतलब करंट एसेट। कोई आपसे पूछे सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो आप बोलेंगे सर करंट एसेट को कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कोई पूछे नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अब बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा और कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को संभालने के लिए। सर ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब सिंपल भाषा में होता है रॉ मटेरियल में लेकर आया कहीं से, उसमें सामान बनाया, उसको पैक करा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा, वहां से उसको बेचा, बेचने के बाद 2-3 महीने में पेमेंट आई। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपने पैसा डाल के सामान बनाया और 1 साल बाद वो बिकेगा, तो 1 साल तक चलाने के लिए तो पैसा आपको चाहिए। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपकी बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से चलता है। अगर ट्रेडिंग कंपनी है, कोई ऐसा है कि ले आया, बेचा, खत्म किया, तो उसके अंदर आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो तो बनाना भी आपको पड़ेगा, पैक भी आपको करना पड़ेगा, तो उस समय में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर में इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक जो कि हमने बेचने को रखा है। अब इस स्टॉक को ना तो हम ओवर स्टॉक कर सकते हैं ना कम हो सकता है। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्राहक आ रहे हैं, रोज का 10 यूनिट खरीद के जा रहे हैं, मेरे पास 1 लाख यूनिट पड़ी हुई है, सोचते जा रहे हैं बिक जाएगी तब बिक जाएगी। तो ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी चाहिए और ना ही स्टॉक की कमी होनी चाहिए कि ग्राहक आ गया और मेरे पास सामान है नहीं। तो यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब मुझे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है ताकि
मेरा स्टॉक कम ना रहे। और ये ऑर्डर कब करते हैं? जब हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाता है। सर ये रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? अरे बहुत आसान है। समझ मेरे को सामान मंगाने में 10 दिन लगते हैं और हर रोज मेरे 100 यूनिट बिकती है, तो ठीक है भाई, रोज की 100 यूनिट बिक रही है, 10 दिन में सामान आएगा, तो रीऑर्डर क्वांटिटी है 1000, 100 इंटू 10। क्योंकि भाई 1000 यूनिट होंगी तो मुझे फोन करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 10 दिन में तो ये 1000 खत्म हो जाएंगे, तो वो 10 डेज के अंदर सामान आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? इसका बहुत इजी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2PD अपॉन सी। सर क्या? अंडर रूट ऑफ 2PD अपॉन सी। सर व्हाट इज पी, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज सी? पी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। जब मैं सामान का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मुझे कितना खर्चा लगेगा, जैसे वो सामान का भाई प्राइस भी तो है, उसका कितना कॉस्ट है, उसको लेकर के आना, उसका इंस्पेक्शन करना, उसको देखना करना, वो सारी चीजें आती हैं तेरे प्लेसिंग ऑर्डर पे। डी का मतलब होता है एनुअल डिमांड की, पूरे साल में मेरी कितनी डिमांड होगी। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। जब भी इन्वेंट्री मेरे पास आएगी तो उसको रखने का भी खर्चा होता है ना, जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको हैंडल करना पड़ेगा, 2-4 लोग उसके लिए बैठाने पड़ेंगे, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो ये होता है उसकी कैरिंग कॉस्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं पूरे साल में 1200 जीन्स बेचता हूं और जीन्स की प्राइस 100 रुपए में बेचते थे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है मेरा 500 रुपए और इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट है मेरी 30 रुपए पर एनम, ठीक है। यानी कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरे 500 रुपए जो है लगते हैं ऑर्डर प्लेस करने के, ठीक है। 1200 रुपए जो है मेरे पूरे साल का जीन्स का डिमांड है। तो सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी? बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 2PD अपॉन सी। 2P मतलब 1200 और P मतलब 500 और D मतलब 1200, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर? 500 रुपए। व्हाट इज दी? दैट इज डिमांड, इक्वल टू 1200 रुपए। तो 1200 इंटू 2 इंटू 500 दैट इज इक्वल टू 12 लाख रुपए। डिवाइडेड बाय सी कर देंगे, यानी कि 30 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40,000, जो कि होता है 200 यूनिट। तो भाई 200 यूनिट है मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर में लास्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मतलब वो रेशो जो हमारी एफिशिएंसी बताता है प्रॉफिट अर्न करने की, मतलब मैं कितना बेहतर तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। अकाउंटेंसी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कई सारे प्रकार के होते हैं, पर इसमें आपको 2 पढ़ने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब आपने जो इक्विटी लगाई है, जो कैपिटल लगाई है आपकी खुद की, लोन ली हुई नहीं, आपकी खुद की जो कैपिटल लगाई है उस पे आपको कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है। मान लेते हैं साल में आपकी इनकम है 10 लाख रुपए और ये 10 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, या 1 लाख तो चलो कम हो गया, 1 करोड़ की कैपिटल लगाई है। तो 1 करोड़ की कैपिटल में 10 लाख रुपए आपने बनाए हैं, तो सिंपल भाषा में बोले तो आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, मतलब कैपिटल पे कितना परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है। फॉर्मूला बड़ा आसान है, नेट इनकम अपॉन इक्विटी इंटू 100। दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मतलब आपका पैसा और कहीं से लोन लिया पैसा, इस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। एग्जांपल के रूप में समझो हमने 1 लाख रुपए कमाए और ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए 50 लाख रुपए तो शेयर के डाले हैं और 50 लाख रुपए मैंने लोन से लेकर के आया हूं, तो टोटल हो गए 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए टोटल सबका मिला मिलू के हमने लगाया है, जिसपे 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो मेरा 1% का हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI। समझ में आ गया? तो बालकों ये चैप्टर नंबर 5 आपका पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो चुका है। देखो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब हम सबको पता है, यानी कि पैसा जो बिजनेस चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और हमारी सारी इच्छाएं पूरा करने के लिए जरूरी है, उसको बोलते हैं फाइनेंस। यानी फॉर एक्वायरिंग एसेट, मार्केट रिसर्च, डे टू डे ऑपरेशन या फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। इसलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पैसे के लिए हमेशा भागता रहता है। वो इस चीज के लिए भी भागता है कि भाई कितना उसको पैसा चाहिए, कहां से वो पैसा आएगा और वो पैसा कब आएगा। देखो फाइनेंस बहुत सारा आ जाए से कुछ नहीं होता, जब आपको जरूरत है तब फाइनेंस आए तो सबसे बेहतर रहता है। ये फाइनेंस की जो सोर्सेज हैं 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब भैया मालिकों से पैसा मांग रहे हो या फिर जो पुराना प्रॉफिट हुआ है उसमें से ही प्लग बैक कर रहे हो। एक्सटर्नल का मतलब इन लोगों से नहीं मांग रहे हो, बाहर से कहीं से लोन लेके आ रहे हो, किसी वेंचर कैपिटल के थ्रू, किसी फंडिंग के थ्रू, या फिर कोई बहुत बड़ा एंजल इन्वेस्टर है वहां से पैसा लेकर आ गए। तो चलो इन्हीं सारे सोर्सेज को एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली इन्वेस्टरों के पास से पैसा उठता है और बिजनेसेस को मिल जाता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर जिसको पैसा चाहिए वो इस मार्केट में जाके अपना पैसा ले सकता है। ये कैपिटल मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत लोगों ने पढ़ लिए होंगे, पर यहां पर भी समझ लीजिए। सबसे पहला होता है प्राइमरी मार्केट, सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है जिसके अंदर जब भी एक नई कंपनी आती है या पुरानी कंपनी नए शेयर लेके आती है तो वो इश्यू करती है, यानी कि दिस इज द मार्केट फॉर न्यू शेयर्स या न्यू इशू,
ठीक है, यहां पर बेसिकली कंपनी या तो इनिशियल इश्यूज यानी कि नई कंपनी आ रही है पहली बार शेयर लेने, या फिर पुरानी कंपनी एक्सपेंशन के लेने की फर्दर इश्यूज के लिए आ रही होती है। सर अब अगर आई है तो पैसा कैसे लेंगे, यानी कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज। तो सबसे पहला तरीका होता है पब्लिक आईपीओ या पब्लिक इशू, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे शेयर मार्केट के अंदर नई नई कंपनी जब आई, भैया हमारी ये कंपनी है, पूरा प्रोस्पेक्टस सा लगा देते हैं और बोलते हैं जिसको भी पैसा डालना है वो पैसा डाल दीजिए। प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका होता है। जब भी कहते हैं ना किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी उस कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहे हैं, वो पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना आ चुका है। दूसरा तरीका होता है राइट इश्यू, यानी कि हम चाहते हैं कि भैया क्यों हम नए लोगों के पास जाएं, हमारे जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को एक ऑप्शन दे दिया कि भैया आप चाहें तो थोड़े थोड़े शेयर और खरीद सकते हैं, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट में दे देंगे और यहीं से काम हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, यानी कि पब्लिक से पैसा ना मांग के हम मांग रहे हैं कुछ स्टैंडर्डाइज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ऐसा है कि भैया हम पैसा दे रहे हैं, अगर हमें आपकी कंपनी अच्छी लगती है तो हम आप लोगों को अच्छा खासा पैसा दे देंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। चौथा तरीका होता है एम्प्लॉइज को ऑफर करना, जिसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पर एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया जाता है कि भैया सैलरी के बदले में आप चाहो तो थोड़े से शेयर्स ले सकते हो, या हम आपको बोनस शेयर दे रहे हैं, या फिर आप बहुत बड़े व्यक्ति हो जो हमारी कंपनी में आके एम्प्लॉय बन के हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करोगे तो आपको हम सैलरी के साथ थोड़ा सा ईसॉप भी प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी मार्केट। देखो सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड शेयर के लिए होता है, यानी कि कंपनी ने एक बार शेयर मार्केट में शेयर डाले तो भाई लोगों ने खरीद लिए और कंपनी को पैसा मिल गया। इसके बाद अब जब मेरे को इच्छा है कि भाई मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं बेच देता हूं उसको, तो मैं किसको बेच रहा हूं, मैं बेसिकली किसी और व्यक्ति को बेच रहा हूं जो मुझसे वो शेयर खरीद रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट जिसको हम जानते हैं वो सेकेंडरी मार्केट की कैटेगरी में आता है। एग्जिस्टिंग ट्रेडेड शेयर जो पहले से ट्रेड हो रहे हैं बाजार में, कोई भी खरीद रहा है कोई बेच रहा है, वो वाले शेयर्स इसके अंदर चल रहे होते हैं। अब इसका काम क्या है, सेकेंडरी मार्केट है, ये बेसिकली क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले ये आपको शेयर खरीदने में या शेयर बेचने में मदद करता है, ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि जब मुझे लगा कि यार मैं बेच के निकल जाता हूं शेयरों को, आप बेच सकते हो, पैसा आपके पास फटाफट से आ जाएगा। ये कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इधर कंपनी के पास जा रहा है या उन लोगों के पास जा रहा है जो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। ये स्टॉक की ट्रेडिंग को रेगुलेट भी करते हैं और साथ साथ में प्राइस डिस्कवरी करते हैं। प्राइस डिस्कवरी मतलब भैया जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाती है उसको बोलते हैं प्राइस। मैंने बोला मैं रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में बेचना चाहता हूं, खरीदार आ गया तो भाई 2000 रुपए में बिक जाएगा, ठीक है। और साथ साथ हेल्दी स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी में भी मदद करता है। क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है, कोई भी इसके अंदर आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो इस मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 के एक्ट के बाद उसको स्टैट्यूटरी पावर मिली कि भैया आप पूरी तरीके से इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो और इसको पूरी तरीके से संभाल सकते हो। आपके कोर्स में सेबी और सेकेंडरी मार्केट ज्यादा नहीं है तो अपन इस पे नहीं चलेंगे, अपन चलते हैं डायरेक्टली एंजलों के पास। सॉरी, एंजल कौन है? देखो एंजल इन्वेस्टर वो वेल्दी इंडिविजुअल होता है, यानी कि वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो उस पैसे को नए नए स्टार्टअप में लगाना चाहते हैं। मतलब शार्क टैंक पकड़ लो यार, सिंपल भाषा में, भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तू अपना आइडिया लेके आ, मुझे पसंद आया, ले थोड़ा सा पैसा तू ले ले, थोड़ा शेयर जो है तेरी कंपनी का वो मुझे दे दे। ये बहुत अर्ली स्टेज पे पैसा लगाते हैं और अच्छा खासा पैसा बनने के बाद पैसा निकाल के चले भी जाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए इंडिविजुअल बंदे। अगर इस काम को हम बड़े स्केल पे कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल बंदे अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। सिंपल भाषा में बोले तो ये इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उन बिजनेसेस को जिनको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए पर उनकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस भी बहुत ज्यादा है। ये लोग भी इक्विटी के बदले ही आपको जो है पैसा दे रहे होंगे और साथ साथ में इनोवेटिव बिजनेस में ही ज्यादा काम करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस होल्डर है, तो क्या आपको पैसा चाहिए वेंचर कैपिटल से, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू जो बहुत बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे लोगों ने, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उन्होंने पैसा रख रखा है वहां पे, तो उनके थ्रू पैसा आपको चाहिए क्या? कैसे पता लगेगा और कब आपको चाहिए? तो बेसिकली आपको चाहिए होता है 4 तरीके के या 4 स्टेजेस पे। सबसे पहला होता है आपका अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, मतलब बहुत ही जल्दी। अब ये अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में भी 2-3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अब उस आइडिया की रिसर्च करने के लिए, उस आइडिया पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। जैसे मैं मान लो मैं एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करना चाहता हूं कि बस ये घड़ी लो, इसको यूं करो और ये बड़ा सा कुछ हो जाए, तो भाई इस आइडिया पर रिसर्च भी लगेगी, रिसर्च में पैसा भी लगेगा, लोग भी लगेंगे। तो मैं एक आदमी के पास गया या मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गया कि भैया मेरा ये आइडिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, हमें आइडिया पसंद है, तो ठीक है आप 100 करोड़ रुपए ले लो।
100 करोड़ रुपए ले लो और इस आइडिया पर रिसर्च वर्क शुरू करो। बेसिकली यहां पर प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए मुझे पैसा मिल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगला आता है आपका स्टार्टअप फाइनेंस, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट या आइडिया वायबल है, वो चल सकता है, तो हम स्टार्टअप स्टेज पे आ जाते हैं। यहां पर जो बिजनेस का पूरा प्लान है कि ये जो आपने बनाया है पटाखा, इसको कैसे चलाना है और कैसे मार्केट में ये आएगा, इसके लिए आप पूरा का पूरा प्लान ले जाते हैं वीसी फर्म यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के पास, और वो बेसिकली आपके साथ आगे बैठकर आपको पैसा भी देते हैं और आपकी सेल जो है वो वहां से शुरू होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है सेकंड राउंड फंडिंग या सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। अब आपने स्टार्टअप फाइनेंस ले लिया, अब इसके बाद आपको चाहिए वापस से पैसा। क्यों चाहिए? जब आप अपने आइडिया को एक्चुअल में प्रोडक्ट में डेवलप कर चुके हैं और बेचना शुरू कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को सब जगह अवेलेबल कराना पड़ेगा, स्टॉक चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो यहां पर जो कंपनी है वो एक्चुअल में रियल मार्केट कॉम्पिटिशन फेस करती है और यहां पर ठीक ठाक पैसा चाहिए। तो ये तो हो गया जल्दी, यानी कि अर्ली स्टेज में कब फाइनेंसिंग चाहिए होती है। भाई अर्ली स्टेज हो गई आपकी, आपने खुद ही कर ली या फिर यहां से मदद लेके कर ली, तो इसके बाद आपको कब पैसे की जरूरत पड़ेगी? जब आप कर रहे होंगे एक्सपेंशन, यानी कि सेकंड आता है आपका एक्सपेंशन स्टेज फाइनेंसिंग। जब आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मॉडर्नाइज करना है या फिर डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग जगह जाना है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा, वहां 100 करोड़ लगे ना, तो यहां 1000 करोड़ कम से कम आपको चाहिए। तो हायर फंडिंग आप लोगों को चाहिए होती है। एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेट करता है कि देखो मैं ऐसे करने वाला हूं, मेरी एबिलिटी यह है और मैं ऐसे बाजार को खा जाऊंगा। कि वो सब कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट को समझाता है, अगर उनको समझ में आएगा तो वो आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक जगह और वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा चाहिए, बाकी सब तो आप लोन से ले सकते हो, बट वेंचर कैपिटलिस्ट से एक जगह और पैसा चाहिए, जिसको बोलते हैं लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग या ब्रिज फाइनेंसिंग या फिर प्री पब्लिक स्टेज। प्री पब्लिक मतलब आप शेयर मार्केट में रिलीज होने जा रहे हो, लॉन्च होने जा रहे हो, अपने लोगों को शेयर्स अपने देने जा रहे हो, उससे जस्ट पहले आपको चाहिए। देखो वेंचर कैपिटल आपका धंधा चलाता नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, आप उसके साथ चले, बढ़िया हुए, बड़े हुए, एक समय आने के बाद जब वो पब्लिक के पास उसके शेयर चले जाएंगे तो वेंचर कैपिटल से बाहर निकल जाएगा अपना 100 गुना 200 गुना 400 गुना प्रॉफिट बना के। तो उसको आपके बिजनेस को एंड तक नहीं चलाना है, वो आपका फाउंडर नहीं है, वो सिर्फ आपको पैसे देके आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, आपके आईपीओ से पहले, इनिशियल पब्लिक ऑफर से पहले प्रॉफिटेबली एग्जिट होना चाह रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ताकि आप फुल फ्लेज तरीके से लॉन्च हो जाए और पूरी तरीके से बाजार को खा जाए। ठीक है, तो यहां पर आपका वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी अच्छा खासा वैल्यूएशन आ जाएगी, तो वो यहां से पैसा लेगा और निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आप कैसे करते हो, आप बेसिकली नई कंपनी के साथ मर्ज कर लोगे, ठीक है, मार्केट में अपना स्टेक बना लोगे, ठीक है, वीकर कंपटीशन को आप हटा चुके हो अब तक और साथ साथ में अच्छा खासा डेवलपमेंट कर चुके हो, जिससे आप फ्यूचर में एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो ये सारा काम आपका होता है लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग। तो ये 3 जगह बेसिकली आपको वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए। वापस रिपीट कर देते, पहली अर्ली फाइनेंस में चाहिए होता है, एक्सपेंशन करने में चाहिए होता है, और तीसरा लास्ट स्टेज यानी कि आईपीओ से जस्ट पहले आपको पैसा चाहिए होता है। ठीक है जी, तो बालको ये आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप यहां पर हो गई है समाप्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।